उस खौफनाक और डरावने कार हादसे के बाद जब मेरी आंख खुली तो तगड़ी भसड़ मच चुकी थी और मैं खुद को ड्रैगन किंग पैलेस के 1008वें वारिस के रूप में जिंदा पाता हूं, जो एक नंबर फीलिंग थी। मेरे पास न सिर्फ अंधा पैसा और खरबों की दौलत थी, बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक लड़ाके मेरी एक आवाज पर किसी का भी सिस्टम हैंग करने के लिए एकदम तैयार थे। पर तुम सोचो क्या हुआ। मेरे दिमाग में बैठा ये पोपट सिस्टम अभी भी मुझे पिछले जन्म का वही 2 कौड़ी का नल्ला और फट्टू इंसान ही समझ रहा था यार। सत्यानाश। दिन रात ये बकवास सिस्टम मुझसे एक छपरी आशिक का रोल करवाकर मुझे मेन हीरोइन के पीछे लट्टू होने के लिए मजबूर कर रहा था, जो कतई जहर हरकत थी, या फिर किसी अमीर चवन्नी छाप लौंडे से लफड़ा करने को कहता। पर मैं ये सब फालतू नाटक क्यों झेलूं, जब मेरी असली ताकत इन सबको अपनी एक छोटी उंगली से बुरी तरह कुचल सकती है। भाई इस फालतू की भसड़ में क्यों पड़ना। तभी इस नए शरीर की सारी पुरानी यादें अपने दिमाग में उतारने के बाद मैंने एक कड़क सूट पहना और पूरे खौफ के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, एकदम बॉस की तरह यार। रास्ते में सारे नौकर मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो, और ये सही भी था क्योंकि पुराना मैक्स स्टर्लिंग तो बस घर का काम करने वाला एक झंड नौकर ही था। साला फट्टू, महंगे सूट तो भूल ही जाओ, उस ढक्कन ने कभी ढंग के कपड़े भी नहीं पहने थे। यादों के हिसाब से वो लिली येट्स नाम की लड़की के पीछे पूरे 3 साल से कुत्ते की तरह पागल था यार। उसको पटाने के चक्कर में मैंने पानी की तरह पैसा और अपनी सारी दौलत बहा दी, और हमेशा यही फालतू की टेंशन लेता रहता था कि कहीं वो भूखी तो नहीं है। क्या दिमाग दही कर रखा था। मैं तो बावर्ची बनने चला गया और शेफ का लाइसेंस लेकर रोज उसके लिए खाना पकाता था। मैंने सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड बनने का ठप्पा लगाने के लिए अपनी कमर तोड़ ली थी। मेरा तो मुए मुए ही हो गया था साला। पर तभी उसका पहला प्यार और सबसे बड़ा जोकर विदेश से वापस आ गया, जिसके बाद वो मुझसे दूर होने लगी और बाहर जाने के 100 बहाने बनाने लगी थी। एकदम घटिया हरकत यार, ताकि वो उस नल्ले के साथ समय बिता सके। और जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसने मुझे एक बहुत ही घिसा पिटा बहाना चिपका दिया था। भाई वो बहुत कमजोर और बीमार है, उसे देखभाल करने वाले की जरूरत है। तुम ज्यादा फालतू का दिमाग मत लगाओ और शक करना बंद कर दो मेरे भाई। उसकी आखिरी याद मुझे तब की है जब मेरा वो जानलेवा कार हादसा हुआ था। अस्पताल जाते समय खून से लथपथ मैंने उसे फोन किया, पर वो फालतू लड़की मेरे कॉल लगातार काटती ही जा रही थी साला। जब मैं घिसटते हुए अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा कि वो अपने उस खास लुक्खे को बड़े प्यार से चम्मच से खाना खिला रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस नौटंकी को हल्की सी सर्दी हो गई थी। बवाल यादें बस यही खत्म हो गई। मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए तो पता चला कि अभी भी बहुत सी यादें ताले में बंद है। पर मुझे क्या, अगर वो नहीं खुलती तो भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को संभाल कर मैं सीधे रसोई में घुसा और बिना किसी मेहनत के 4 एकदम बेहतरीन और रापचिक डिश के साथ एक सूप तैयार कर दिया। क्या बात। नौकरों के उन अजीब चेहरों को इग्नोर मारकर मैं बैठा और किसी भूखे जानवर की तरह खाना ठूसने लगा। तभी अचानक से खाने वाले कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। लोचा हुआ। मैडम आपका स्वागत है, और छोटे मालिक काइल आपका भी स्वागत है। नौकरों की ये चमचागिरी वाली आवाज सुनकर मैंने अपनी गर्दन ऊपर की और सामने की तरफ देखा कि आखिर माजरा क्या है। एक लड़का और लड़की अंदर आए। वो लिली और उसका खास चमचा काइल बैट्स थे। पुराने समय में तो वो लड़की एकदम सीधी सादी पड़ोस वाली लड़की जैसी हुआ करती थी, लेकिन मेरे पुराने वाले शरीर के अंधाधुंध पैसे और सपोर्ट की वजह से वो अब पिछले कुछ सालों से एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन बनकर मजे से घूम रही थी। उसका पूरा का पूरा भौकाल ही बदल चुका था। वो बहुत समझदार और कतई जहर लग रही थी। सच में एकदम चांद का टुकड़ा दिख रही थी मेरे भाई। तभी तो पुराना वाला मैं उसके प्यार में अंधा होकर कुत्ता बना घूमता था। अचानक मेरे सीने में एक हल्का सा दर्द उठा और मैंने अजीब सा मुंह बनाया। मैक्स, तुम अब कैसे हो और तबीयत कैसी है तुम्हारी। उसकी आवाज में थोड़ी सी शर्मिंदगी थी, शायद उसे कार हादसे की याद आ गई थी। तभी काइल जल्दी से आगे आया और एक नंबर का साधु बनने का नाटक करने लगा। भाई लिली को दोष मत देना, ये सब मेरी गलती है। मैं बचपन से ही शरीर का बहुत कमजोर हूं और इस अनजान शहर में मेरा कोई अपना परिवार भी नहीं है, इसीलिए वो मेरी देखभाल करने के लिए आई थी। ये फालतू बात सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे तो ये सुनकर बहुत तेज हंसी आ गई। पिछले जन्म में मैं हमेशा यही सोचता था कि एक बड़ा आदमी कितना लाचार बन सकता है, और आज मैं उस लाचारी की जीती जागती मिसाल देख रहा था। ये छपरी एकदम लड़कियों की तरह रो रहा था, जिसे देखकर मैंने उसे जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा, और उसने अपना मुंह सड़ा लिया यार। उसके अंदर की जो भी थोड़ी बहुत शर्म थी वो अब हवा हो गई थी। वो एकदम कड़क आवाज में मेरे पास आई और बोली, क्या तुम एक बार के लिए बड़े नहीं हो सकते हो, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई। मैंने बताया था कि वो भी अस्पताल में था, उसका कोई नहीं है तो मुझे ही उसकी देखभाल करनी पड़ी ना बे। खुद को देखो, तुम यहाँ एकदम मजे में सही सलामत बैठे हो, फिर जलन के मारे ये फालतू का ड्रामा क्यों कर रहे हो। इतना बोलकर उसने एक डब्बा जोर से मेज पर पटक कर दे मारा। उसने डब्बा इतनी जोर से फेंका कि ढक्कन उड़ गया और अंदर की चीज दिखने लगी। वो एक बहुत ही महंगा फाउंटेन पेन था भिड़ूलो। उस डब्बे पर एक बहुत बड़े कारीगर के साइन भी थे। उसकी डिजाइन से लेकर हर चीज चिल्लाकर अपनी अमीरी दिखा रही थी। लिली, तुम इतना गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ ना मेरी जान। वो बस तुम्हारा प्यार पाने के लिए सब नौटंकी कर रहा है। तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए ऐसी छोटी मोटी हरकतें करना तो एकदम आम सी बात है यार। उस चंपू ने पेन उठाया और मेरी तरफ खिसका दिया, साथ ही जानबूझकर अपनी आस्तीन ऊपर कर ली ताकि वो मुझे अपनी महंगी वाली घड़ी का पूरा भौकाल दिखा सके। साला 1.5 शाना कहीं का। घड़ी और पेन दोनों एक ही महंगी कंपनी के थे, पर दोनों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क था। वो खुल्लम खुल्ला लिली के प्यार की धौंस मुझ पर जमा रहा था। ये तो फुलटू धमाल है। मैंने बस अपना सिर नीचे रखा और खाना ठूसना जारी रखा। मुझे भावना देता देख वो घबरा गया और गंभीर शक्ल बनाकर मेरी तरफ झुककर बोला,
ओ ये नल्ले मैक्स, वो तुमसे बात कर रही है। मैंने तुम्हारी तरफदारी करने की कोशिश की, लेकिन अगर तुम ऐसे ही फालतू नखरे दिखाते रहे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा मेरे भाई। उसने एकदम ठंडी सांस छोड़ी और बोली, इसे छोड़ दो, ये जो भाव खाने की नौटंकी कर रहा है ना, मैं इसका ये खेल अच्छे से समझती हूँ यार, बस इसे यहीं सड़ने दो। वो मुड़ी पर वो चमचा रुक गया और बोला, पर मुझे थोड़ी भूख लगी है। ये सुनते ही वो वहीं रुक गई बवाल। वो मुझे राजाओं की तरह खाते हुए देखने से खुद को रोक नहीं पाई। सच कहूं तो अस्पताल का उबला हुआ फीका और बकवास खाना खाकर वो भी बुरी तरह से पक चुकी थी, एकदम सही। उस फट्टू की बात सुनकर उसने उसी पुरानी ठंडी और अकड़ वाली आवाज में मुझे हुक्म दिया, तुमने सुना नहीं कि वो भूख से मर रहा है? साले ढक्कन इंसान, जाकर और खाना बनाओ। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी और वो जल्दी से बोला, अरे भाई मैं तीखा नहीं खाता और मुझे समुद्री खाना भी नहीं चलता है। यार दिमाग दही कर दिया। इससे पहले कि वो अपनी बड़े लोगों वाली नौटंकी पूरी करता, मैंने अपने सूप का आखिरी घूंट मारा और पेट भरकर एक बहुत ही तगड़ी डकार ली और शांति से बैठ गया भाई। और एक बहुत ही बड़ी सी कमीनी मुस्कान के साथ ऊपर देखा। वो एकदम सुन पड़ गया कि मैं हंस कैसे रहा हूं। मुझे तो गुस्से में आग बबूला होना चाहिए था ना। पर अगले ही पल मैंने धीरे से अपना मुंह खोला और एक एक शब्द चबाकर बोला, क्या तू गोबर खाता है बे, नीच दो कौड़ी के इंसान। इससे पहले कि वो छपरी मेरी इस बेइज्जती को समझ पाता, मैंने डब्बे से वो महंगा पेन झपटा और सीधा उसके हाथ के पिछले हिस्से में पूरी ताकत से घोंप दिया भाई, जो कि उस समय मेज पर रखा हुआ था। और खचाक की तेज आवाज के साथ वो नुकीला पेन उसके हाथ के आर पार हो गया। एकदम कतई जहर वाला खून खराबा हो गया। मेरी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो महंगी मेज मकड़ी के जाले की तरह चटक गई और वो सुअर की तरह जोर से चिल्लाने लगा कि मेरा हाथ कट गया भाई, मेरा हाथ। कमरे में खड़े सारे नौकर ये खौफनाक नजारा देखकर डर के मारे वहीं फर्श पर गिर पड़े। सबकी हवा टाइट हो चुकी थी बे। लिली तो एकदम पत्थर की मूरत बन गई थी। मेरा ये खतरनाक और खूंखार रूप देखकर उसके तोते उड़ गए। उसने मेरा ये जानवर वाला अवतार अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था यार। उसका दिमाग तो पूरी तरह से सुन पड़ चुका था। उस नल्ले की लगातार चीखें सुनकर ही वो होश में वापस आई और चिल्लाई कि क्या तू पूरी तरह से पागल हो गया है मैक्स, जल्दी करो इसे अस्पताल लेकर जाओ। मैंने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और बड़े ही आराम से अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे जला लिया, एकदम कड़क भौकाल, और धुएं का एक मोटा छल्ला सीधा उसके रोते हुए मुंह पर छोड़ा। तुझे मेरे सामने बेचारा बनने का शौक है ना, इसे मेरा एहसान समझ ले। अब देखते हैं कि तेरा ये रोना असली है या नहीं। जा अपनी लिली से अपने लिए थोड़ी और हमदर्दी ले ले भिड़ू। ये खौफनाक नजारा देखकर लिली बुरी तरह कांपने लगी थी। उसकी फटी हुई आंखों में सामने बैठा हुआ आदमी अब मैक्स नहीं लग रहा था। वो सच में एक जंगली और खूंखार जानवर था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा तलवे चाटने वाला पालतू कुत्ता अचानक इतना भयानक और अनजान कैसे बन गया। उसको वहां एक पत्थर की मूरत जैसा खड़ा देखकर मैंने अपनी गर्दन टेढ़ी की और एकदम हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा, तुम अपने प्यारे कायल की देखभाल क्यों नहीं कर रही हो? अगर तुमने जल्दी से वो पेन बाहर नहीं निकाला तो उसका सारा खून बह जाएगा, समझे? भले ही मेरे चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी और मेरी आवाज एकदम शांत थी, लेकिन मेरी ये बातें सुनकर उस बंदी की तो डर से हवा टाइट हो गई। पर मेरी बातों से उसे अपनी इस पनौती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उस छपरी को डॉक्टर चाहिए। वो भागकर उसके पास गई। मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, तुम एकदम साइको हो, वो नल्ला जोर से चिल्लाया। उसका रोना सुनकर उसकी और फट गई। उसने हाथ आगे बढ़ाया और वो पेन झटके से खींचने ही वाली थी। जैसे ही उसकी उंगलियां पेन से टच हुई, एक फुसफुसाहट उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी, तो तुम सच में इसे बाहर खींचने वाली हो? ये सुनकर वो एकदम सुन पड़ गई। इससे पहले कि उसका दिमाग इस खौफनाक खतरे को समझ पाता, उसे लगा जैसे किसी बहुत बड़े ट्रक ने सीधे उसके पेट में जोरदार टक्कर मार दी हो। एक भयानक और जानलेवा दर्द के मारे वो वहीं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और उल्टियां करने लगी। मैंने बिना किसी टेंशन के उस ब्लेजर पर अपनी उंगलियां साफ की और मेरे चेहरे पर उसके लिए एकदम घिनौनी वाली फीलिंग साफ दिख रही थी। फिर मैं सोफे पर आराम से पीछे की तरफ टिका और जमीन पर घुटने टेके बैठी लड़की की पीठ पर अपने पैर टिका दिए। जो दो लोग अभी तक हवा में उड़ रहे थे, उनकी पूरी तरह से बैंड बज चुकी थी। एक टेबल से चिपका हुआ बुरी तरह रो रहा था और दूसरी जमीन पर घुटनों के बल उल्टी करते हुए मेरे पैरों का स्टूल बन चुकी थी। मैंने अपनी सिगरेट की राख छटकी और डर से कांपते हुए उन नौकरों की तरफ एक तिरछी और खतरनाक नजर डाली। अगर किसी ने भी अपने फोन को छूने की गलती की तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसके दोनों पैर काटकर उनका सूप बनाकर पी जाऊंगा। ये खौफनाक धमकी सुनते ही खटखट की आवाज के साथ फोन तुरंत जमीन पर गिर गए। सारे नौकर घुटनों के बल जमीन पर लेट गए और किसी खतरनाक तूफान में पेड़ के पत्तों की तरह बुरी तरह से कांप रहे थे। उन्होंने अभी अभी उस लड़के और लड़की का भयानक अंजाम अपनी आंखों से देखा था। वो कमजोर और एकदम डरपोक छोटा मालिक अब हमेशा के लिए मर चुका था और उनके सामने जो इंसान बैठा था वो एक साक्षात राक्षस था। खांसते हुए वो बोली, अपने पैर मेरे ऊपर से हटाओ। खांसने के बीच वो हाँफ रही थी और उसका पूरा शरीर मेरे भारी जूतों के नीचे कांप रहा था। वो नल्ला उसके बगल में इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि बस बेहोश होने ही वाला था। मैंने आलसीपन से कहा, अगर तुमने मेरे पैर गिराए तो मैं वादा करता हूं उसका सिर फोड़ दूंगा, वो भी बिल्कुल तुम्हारी आंखों के ठीक सामने, और फिर जाहिर सी बात है कि तुम्हारा भी नंबर आएगा। यह सुनकर वो एकदम सुन पड़ गई और उसके खूबसूरत माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बुरी तरह कैसे बदल गया। उसने सच में उसे मारा। उसे तो हमेशा उसका सबसे बड़ा आशिक होना चाहिए था। उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। उसकी दीवानगी तो उसकी हड्डियों में बसी हुई थी। उसे बस एक चुटकी बजानी होती थी और वो अपनी पूंछ हिलाते हुए एक कुत्ते की तरह भाग कर आता था। लेकिन आज इस आदमी के अंदर से खतरनाक दम घोंटने वाला खौफनाक दबदबा महसूस हो रहा था। मैंने फिर से अपनी सिगरेट का एक और गहरा कश बाहर निकाला। खूबसूरत लड़कियां बिल्कुल मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन एक ट्रांसमिग्रेटर और ड्रैगन किंग होने के नाते मुझे बस अपने हाथ से एक छोटी सी चुटकी बजानी है।
और फिर ये सारी हसीन लड़कियां मेरे दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़ी हो जाएंगी, तो फिर मैं किसी के पीछे पागल क्यों बनूंगा। वैसे भी मुझे इस शरीर के पुराने मालिक की खातिर अपनी भड़ास भी तो निकालनी थी। अपना ये रोना धोना बंद कर। मैंने उस छपरी के फालतू रोने से इरिटेट होकर गुस्से में उस पर जोर से चिल्लाया। मैंने अपने हाथों से उसे इग्नोर करते हुए इशारा किया। उसने तुरंत अपने दूसरे हाथ से अपना मुंह कसकर दबा लिया और उसकी आंखें खौफ के मारे पूरी तरह फटी हुई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अचानक से इतना खूंखार कैसे हो गया। उस लड़की को मारे गए मुक्के की बात छोड़ो, किसी इंसान के हाथ के आर पार पेन घुसाना और संगमरमर की टेबल तोड़ देना, ये इतनी खतरनाक ताकत थी जिससे वो कभी पंगा नहीं ले सकता था। मैंने उसकी पीठ से अपने पैर हटाए और नीचे झुककर उसकी ठुड्डी को अपने हाथों में पकड़ा और सीधा उसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं उड़ा दिया। उस कड़वे धुएं से उसे तेज खांसी आने लगी और आंसू आंसू उसकी गालों पर बहने लगे। पुराना लड़का सिगरेट पीता था, लेकिन जिस दिन उसे पता चला कि लड़की को बदबू से नफरत है, उसने तुरंत इसे पूरी तरह से छोड़ दिया। उसे खांसते देखकर मैंने एक शैतानी मुस्कान दी। तुम सच में बहुत फनी हो। मैंने तुम्हें वो पेन निकालने को कहा और तुम सच में ऐसा करने वाली थी। वाह, तुम सच में अपने उस नल्ले से बहुत प्यार करती हो ना। खांसते हुए उसने मेरा नाम लिया और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने खींचकर उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। सिस्टम की पावर की वजह से मेरी ताकत एक आम इंसान के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। खुद को रोकने के बावजूद मेरे उस एक थप्पड़ ने तुरंत उसके गालों को गुब्बारे की तरह फुला दिया था। तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी। मैंने उसके बाल पकड़े और उसका सिर झटके से पीछे की तरफ खींचा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज से तुम्हारा और मेरा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये रिश्ता अब पूरी तरह हमेशा के लिए खत्म। और अगर तुमने दोबारा कभी अपनी मनहूस शक्ल मुझे दिखाने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली खौफ और हैवानियत क्या होती है, समझी। तो वो खौफ में मुझे घूर रही थी और मेरी खूंखार और शिकारी जैसी आंखों से आंखें मिला रही थी। उसने डर के मारे तुरंत हाँ में सिर हिलाया। मैंने उसके बाल छोड़े और उसकी सूजी गालों को थपथपाया जैसे मैं किसी कुत्ते की तारीफ कर रहा हूं। शाबाश, अब मुझे थैंक यू बोलो। ये सच में एकदम अजीब पागलपन था, लेकिन इतने भयानक खौफ के बावजूद मेरे मुंह से शाबाश सुनकर उसके सीने के अंदर एक अजीब और एकदम अलग सी गर्मी और सुकून की लहर दौड़ गई थी। थैंक यू। जो मैं सुनना चाहता था वो सुनकर मैं वहां से उठा, अपना सूट साफ किया और उस लड़के के पास गया। मैंने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा, अपना हाथ हटाओ। वो लड़का खौफ में था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन उसकी मना करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने धीरे से अपने मुंह को ढकने वाला हाथ नीचे किया और जैसे ही उसने ये किया, मैंने अपनी सुलगती सिगरेट का जलता हुआ हिस्सा सीधा उसके मुंह के अंदर ठूंस दिया और फिर मैंने उसके जबड़े पर नीचे से एक बहुत ही खतरनाक मुक्का जड़ दिया। खटाक, उसके दांतों के बहुत बुरी तरह टूटने की वो खौफनाक आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। वो जलती हुई सिगरेट और उसके खुद के टूटे हुए दांतों के टुकड़े जबरदस्ती उसके गले के नीचे चले गए। उसने तुरंत अपना पेट पकड़ा और वो दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़ा। यह दर्द इतना ज्यादा भयानक था कि उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। हा हा हा। उसे जमीन पर ऐसे तड़पते हुए देखकर मैं सच में बहुत जोर से हंस पड़ा। पिछले जन्म की वो सारी दर्दनाक यादें सहते वक्त जो गुस्सा और भड़ास मेरे अंदर भरी हुई थी, वो सब इस एक शानदार और सुकून भरे पल में पूरी तरह से बाहर निकल गई थी। और ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में एक नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी। डिंग। आपको बहुत बहुत बधाई हो होस्ट। इस कहानी की मेन हीरोइन को अपने किए गए गलत फैसलों पर आज पूरी तरह से पछतावा करवाकर आपने कहानी को पूरी तरह सफलतापूर्वक पलट दिया है। आपके इनाम दिए जा रहे हैं। आपकी पूरी शारीरिक ताकत को पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। $50 बिलियन से भरा हुआ ड्रैगन नेशन का एक ब्लैक कार्ड आपको दिया गया है और आपने सूट ठग नाम का नया टाइटल भी हासिल किया है। सूट पहनने से आपकी लड़ने की ताकत 10 गुना तक बढ़ जाएगी। सिस्टम की ये खतरनाक इनाम सुनकर मैं पूरे 2 सेकंड के लिए एकदम सुन्न पड़कर वहीं पर रुक गया। कहानी पलटना इतना आसान है क्या? तो अगली बार जब मैं किसी हीरोइन से मिलूंगा तो बस जाकर उसे थप्पड़ मार दूंगा। ये जानना अच्छा रहा, बाद में इसे ट्राई करना पड़ेगा। इसी खुशी के साथ मैं मजे से उस हवेली से बाहर निकल आया। मैं अभी अभी तो इस दुनिया में आया था, जाहिर सी बात है अब मजे करने का वक्त आ गया था। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, 2 लोग अचानक अंधेरे में से मेरे सामने प्रकट हो गए। एक आदमी और एक औरत, दोनों एक घुटने के बल नीचे बैठ गए। उन्होंने पूरी इज्जत के साथ अपना सिर झुकाया और बोले, हम ड्रैगन किंग का स्वागत करते हैं। मेरे दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गईं। ड्रैगन किंग पैलेस समंदर पार का एक बहुत ही विशाल और खतरनाक सिंडिकेट था। पुराना मैं, जो अभी का मौजूदा ड्रैगन किंग बना हुआ था, वो 7 साल पहले देश लौट आया था और खुफिया नेटवर्क बनाने के लिए उसने तुरंत अपनी पहचान सबसे छुपाकर खामोशी से काम करना शुरू कर दिया था। वो 7 साल का समय पूरा हो चुका था। ड्रैगन किंग पैलेस अंधेरे से बाहर आकर अपना भौकाल दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था। मेरे सामने घुटनों के बल बैठे ये दोनों मेरे लेफ्ट और राइट हैंड थे। आदमी का नाम ड्रेक था, जिसके पास बहुत ही खतरनाक लड़ने की ताकत थी। वो बंदा पास की लड़ाई का उस्ताद था और दुनिया की हर बंदूक चलाना जानता था। बंदी कीरा एक नंबर की कातिल थी, जो छुपकर बिना आवाज वाले हथियारों से गेम बजा देती थी। उसके ठंडे हथियारों और चोरी छुपे वार करने के टैलेंट का बिल्कुल कोई तोड़ नहीं था। उन दोनों ने मेरे पुराने रूप का विदेशी जंग के मैदानों से लेकर इस देश तक पूरा पीछा किया था। और फिर पुराने वाले मैंने 24 घंटे लड़कियों के पीछे भागने का फैसला किया। पर रुको एक सेकंड, अचानक मुझे इस पूरी कहानी में बड़ा झोल नजर आने लगा। उसने लिली के पीछे सिर्फ 3 साल बर्बाद किए थे, तो बाकी 4 साल वो भसड़ क्या कर रहा था? जब मेरा दिमाग यही सब गिन रहा था, तभी उसने बीच में बोलना शुरू किया। मेरे बॉस, आपने पहले कहा था कि आज आप उसकी कंपनी को शेयर बाजार में उतारने में पूरी मदद करेंगे और उसके लिए एक बहुत ही तगड़ा करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट भी पक्का करके उसे देंगे। तैयारी है? मैंने बात काटते हुए कहा, सारे कॉन्ट्रैक्ट अभी कैंसिल कर दो और जितना भी पैसा या पावर हमने उसकी कंपनी में लगाया है वो सब तुरंत ही वापस खींच लो। उसे पूरा कंगाल कर दो। ड्रेक चौंक कर बोला, पर बॉस आपने तो कहा था।
मैंने उसकी बात बीच में काटकर सीधे कहा, क्या तुझे मेरी भाषा समझ नहीं आती? मेरी आवाज में बिल्कुल भी कोई इमोशन नहीं था और वो एकदम ठंडी थी। वो जो अभी उठने ही वाली थी, घबराकर वापस घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और बोली, बॉस मेरी गलती को माफ कर दीजिए, मैंने अपनी औकात पार कर दी। कोई बात नहीं, मैंने हल्के से हाथ हिलाते हुए कहा, बस इतना याद रखना कि आज और अभी से वो लड़की हमारे लिए एकदम मर चुकी है, उस पर ध्यान देना आप बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन अगर उसने सामने से उड़ता तीर लेने की कोशिश की तो उसका नामो निशान मिटा देना। ये सुनकर वो दोनों वफादार एकदम सन्न रह गए थे, पर उन्हें अच्छे से पता था कि मेरे किसी सीधे हुक्म पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। तभी उसे कुछ और याद आया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हिचकिचाहट साफ दिखने लगी। उसने बताया कि हाल ही में समांथा किसी भारी लफड़े में फंस गई है। कैपिटल का वैन परिवार उसके साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। क्या हम बीच में पड़े? समांथा ये नाम सुनकर मैंने अपनी आंखें झपकाईं। अब ये समांथा कौन सी नई मुसीबत है? तभी एकदम सही वक्त पर पुरानी यादों का एक पूरा बवंडर सीधे मेरे दिमाग से टकराया और सब कुछ हैंग सा हो गया। उन यादों की लिस्ट में उसका नाम भी पूरी तरह साफ लिखा हुआ था और जैसे ही मैंने उन सारी यादों को खंगाला, डर के मारे मेरे पसीने छूट गए। वो पहली थी, फिर क्लो और उसके बाद वनेसा। एकदम जहर दिखने वाली सुंदरियों की एक पूरी लंबी लाइन मेरे दिमाग में घूमने लगी। जैसे जैसे मैं उन यादों को खोल रहा था, हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। तभी मैं सोचूं कि वो 7 साल से वापस आया था, पर लिली के पीछे सिर्फ 3 साल बर्बाद किए थे। उससे पहले तो वो लड़कियों की पूरी फौज के पीछे भाग रहा था। एक से मिलता उसका पल्लू पकड़ता, फिर कटवाकर अगली के पास जाता और यही लूप चलता रहता। और सबसे बड़ी बात, वो हर बार अपना पूरा 100% जोर उस काम में लगाता था। कसम से ये सब देखकर मेरी तो पूरी सिटी पिट्टी ही गुम हो गई। तू सिर्फ एक आशिक नहीं था, बल्कि दुनिया के सारे आशिकों का बाप था। मुझे इस तरह एकदम सुन्न देखकर उसकी आंखों में एक हल्का सा दुख साफ नजर आने लगा और वो बोली, बॉस मैं सब समझ गई, मैं अभी जाकर उस जबरदस्ती की शादी को तुरंत रोकती हूँ। अरे रुको रुको, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। फालतू में अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो, फिर चाहे वो कोई भी लड़की क्यों ना हो। आज के बाद से उनके बारे में मुझे कोई भी खबर मत देना। मेरी ये बात सुनकर वो दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या उनका बॉस एक बहुत बड़ा मजनू नहीं था? सालों से वो उसकी पुरानी लड़कियों के हर छोटे बड़े काम करने और उनके बॉडीगार्ड बनकर रहने के पूरी तरह आदी हो चुके थे। उन्हें और कुछ पता नहीं था और अब अचानक उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो दोनों इतने खोए हुए लग रहे थे जैसे किसी ने उनके जीने का इकलौता मकसद ही छीन लिया। उन दोनों की शक्ल देखकर मेरा तो सच में अपना माथा पीटने का मन कर रहा था। सच कहूं तो वो सारी यादें देखने के बाद मुझे समझ आया कि पुराना मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। दुनिया की सबसे खतरनाक पावर हाथ में होने के बावजूद वो उसका इस्तेमाल सिर्फ उन लड़कियों की गुलामी करने के लिए कर रहा था। ये सब देखकर किसी भी नॉर्मल इंसान का खून खौल कर रह जाएगा। मैंने अपना सिर सहलाते हुए कहा, ठीक है, अब ये नौटंकी बंद करो और मेरे रुकने का बंदोबस्त करो। वो एकदम से सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया और बोला, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए बॉस, रहने की जगह तैयार है और आपकी गाड़ी बिल्कुल बाहर खड़ी हुई है। इतना बोलते उसने मेरे हाथ में तुरंत ही कार की चाबी और प्रॉपर्टी के पेपर्स थमा दिए। एक अजीब रोशनी चमकी और पलक झपकते ही वो पेपर्स और चाबी मेरे हाथ से गायब हो गए। ये जादू देखकर उन दोनों की आंखें फटी रह गईं। उन्हें अपने बॉस से मिले हुए काफी समय हो गया था, लेकिन उसे ये जादू टोना कब से आने लगा और वो सारा सामान हवा में कहाँ गायब हो गया। पर वो दोनों इतने वफादार थे कि उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा और मैंने भी कुछ समझाने का लोड नहीं लिया। ये सिर्फ मेरे सिस्टम का एक स्टोरेज फीचर था। इसमें कोई ज्यादा जगह तो नहीं थी, लेकिन चाबियों और कागजों को रखने के लिए एकदम परफेक्ट था। मेरा सारा सामान सुरक्षित देखकर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाना शुरू किया। बॉस, आज से ठीक 3 दिन बाद कैपिटल कॉमर्स सेंटर में एक बहुत ही तगड़ी और बड़ी पार्टी होने वाली है और उस पार्टी में बिजनेस की दुनिया के सारे सबसे बड़े और खतरनाक खिलाड़ी आएंगे। अगर आप अपना पुराना भौकाल फिर से एकदम कायम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही तगड़ा मौका है। उसने अपनी पॉकेट से एक बहुत ही महंगा चमकता हुआ सोने का इन्विटेशन निकाला और उस कार्ड को पूरी इज्जत के साथ मेरे हाथ में दे दिया। ये गोल्ड क्लास का कार्ड है जो सिर्फ टॉप के वीआईपी लोगों को मिलता है और इस पूरे शहर में ऐसे सिर्फ 3 ही कार्ड मौजूद हैं। बस इसे गेट पर दिखाइए और वो लोग आपके लिए पलके बिछा देंगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया, कार्ड को खोला और फुल स्वैग में उसे अपने सिस्टम के अंदर डाल लिया। मुझे वो कार्ड लेते हुए देखकर वो 1 सेकंड के लिए थोड़ा झिझका और फिर पूरी सावधानी से बोला, बॉस बस एक और छोटी सी बात है, वो जो पुराना ड्रैगन गॉड, मार्केट में खबर उड़ रही है कि वो भी बहुत जल्द वापस देश में आने वाला है। गाड़ी में बैठने से पहले मैं रुका और मेरे दिमाग में सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो ड्रैगन गॉड कहलाने वाला बंदा असल में वही लूजर था जो ड्रैगन किंग के महल की गद्दी पाने की लड़ाई में बुरी तरह हार गया था। लोग उसे पुरानी जनरेशन का कहते थे, पर वो मुझसे सिर्फ कुछ ही साल बड़ा था। अगर वो दोबारा गद्दी वापस लेने के लिए आ रहा था तो ये थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला लफड़ा हो सकता था। उसका चेहरा याद आते ही मेरी आंखों में एक बहुत ही खतरनाक सी चमक आ गई। अगर वो सच में वापस लौट रहा है तो मुझे उस बड़ी पार्टी से पहले ही बिसात पर अपने मोहरे सेट करने होंगे। आज से 3 दिन बाद का वो दिन मेरे लिए एकदम परफेक्ट शिकार का मैदान बनने वाला था। यही सब सोचते हुए मैंने सीधा रेस पर पैर रखा और वो भारी भरकम इंजन जोर से दहाड़ा और मैं अपनी गाड़ी को पेपर्स पर लिखे पते की तरफ भगाने लगा। क्लाउडस्केप विला इस पूरी राजधानी की सबसे महंगी और टॉप क्लास की जगह हुआ करती थी। यहाँ रहने वाले लोग या तो खतरनाक वाले अमीर थे या किसी शाही परिवार से आते थे।
जैसे ही मेरी दहाड़ती हुई गाड़ी मेन गेट पर रुकी, वहां खड़े सारे गार्ड्स तुरंत भाग कर आए और पूरी इज्जत के साथ मेरे सामने झुकने लगे। भले ही मेरी गाड़ी पर अभी तक कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी, लेकिन वो इतने बेवकूफ नहीं थे कि ऐसी खतरनाक गाड़ी वाले किसी इंसान से पंगा लेते। सर, क्या आप अंदर रहने वाले किसी से मिलने आए हैं या ये आपकी नई गाड़ी है? मैं आपके लिए इसकी एंट्री का प्रोसेस तुरंत पूरा कर देता हूँ। मैंने उसे कागज पकड़ाए और कहा, मैं यहाँ का नया मालिक हूँ, इस नंबर को रजिस्टर कर लो। उस गार्ड ने बहुत इज्जत से वो पेपर्स दोनों हाथों से पकड़ लिए। उसने जैसे ही फाइल खोली, उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं। विला नंबर 1 ये पूरी जगह की सबसे महंगी और टॉप लेवल की प्रीमियम प्रॉपर्टी थी। उस नंबर 1 को पाने के लिए देश के सारे बड़े खतरनाक अमीर लोग पागल थे, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी ने शायद कोई अलग ही। पहले ये किसी को नहीं बेची जा रही थी और अब इसका एक मालिक भी है, अपनी किस्मत मनाते हुए कि उसने कोई बदतमीजी नहीं की थी। गार्ड ने एकदम बिजली की तेजी से सारा रजिस्ट्रेशन निपटा डाला और फिर खुद जाकर मेरी गाड़ी को विला नंबर 1 के प्राइवेट गैराज में पार्क करवाया। सामने का हिस्सा बहुत बड़ा और आलीशान था, जिसमें एक शानदार प्राइवेट गार्डन बना हुआ था। गार्डन एकदम विदेशी फूलों और घुमावदार रास्तों से भरा हुआ था और अंदर से तो भाई ये जगह कतई किसी महल जैसी लग रही थी। क्रिस्टल के झूमर, बेदाग मार्बल के फर्श और बाहर से मंगाया हुआ एकदम महंगा लग्जरी फर्नीचर। दीवारों पर ऐसी महंगी पेंटिंग्स टंगी थीं जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हर कोना चीख कर अंधा पैसा दिखा रहा था। मैं उस मखमली सोफे में धंस गया और एक गहरी सांस ली। इसे कहते हैं असली जिंदगी। पुराने मैक्स के पास ये सब था, फिर भी उस पोपट ने एक रोतलू और फट्टू मजनू बनकर जीना चुना। सच में क्या ही घटिया इंसान था वो, एकदम ऑक्सीजन की बर्बादी। मैंने सिर हिलाया और सोने ही वाला था कि तभी फोन बजने लगा। किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने आलस में उठाया। हेलो, क्या तुम मैक्स बोल रहे हो? सामने से एक औरत की कांपती हुई आवाज आई, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो देगी। मेरी त्योरियां चढ़ गईं। मुझे पुरानी यादों में ये आवाज पहचानी हुई बिल्कुल नहीं लगी। मैंने पूछा, हाँ बोल रहा हूँ। कौन? सामने से आवाज आई, भगवान का शुक्र है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसकी आवाज में अचानक से एकदम अजीब सा ड्रामा और इमोशन भर गया। मैंने तंज कसते हुए कहा कि हाँ, और मैं तुम्हारा बाप हूँ, और तुरंत कॉल काट दी। मेरी पुरानी यादों के हिसाब से मेरे गोद लेने वाले माँ बाप जरूर थे, लेकिन जब से उन्हें अपना असली बेटा मिला था, वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से हमेशा निकल लिया था। 15 साल की उम्र में वो विदेश चला गया और सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। उसे अच्छे से पता था कि अपना खून अपना ही होता है, इसलिए वो खुद बिना किसी बवाल के उनके रास्ते से हट गया। इस बात को 10 साल से ज्यादा हो चुके थे। अब तक वो सब इसे भूल चुके होंगे। मैं बस इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि फोन फिर से बजा। मैंने झल्लाकर उसे उठाया। क्या आजकल फ्रॉड वाले लाइव कॉल करके चूना लगाते हैं? सीधा मैं तुम्हारी मम्मी हूँ वाला ड्रामा। सामने से आवाज, आई मैक्स, मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ। हमने तुम्हें बहुत सालों पहले खो दिया था। उस औरत की आवाज में एक सच्चा दर्द और दुख झलक रहा था। मेरी त्योरियां और ज्यादा गहरी हो गईं। मुझे पता था कि पुराना मैक्स एक अनाथ था, लेकिन यार वो अनाथ बना कैसे? ये बात यादों में हमेशा एक खाली पन्ने की तरह थी। कहीं ये सच में उसका अपना असली वाला परिवार तो नहीं है? सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी परिवार अचानक मुंह उठाकर कहीं से आ जाए। मेरे लिए तो सिर्फ वही एक परिवार सबसे ज्यादा मायने रखता था, जिन्होंने असल में पुराने मैक्स को पाल पोसकर बड़ा किया था। लेकिन अब चूंकि उन्हें अपना खून वापस मिल चुका है, तो मेरा भी उनके उस खुशनुमा परिवार में घुसकर रायता फैलाने का कोई इरादा नहीं था। मैक्स, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? उस औरत की आवाज टूट रही थी। उस वक्त हमारे पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक दुश्मन हाथ धोकर पड़े हुए थे। हम तो बच गए, लेकिन उस भसड़ में हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। ये सब हमारी गलती थी। प्लीज हमसे नफरत मत करो, बस हमें एक मौका दे दो। वो लगभग गिड़गिड़ा रही थी। मेरे चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। सालों बीत चुके हैं, अब दोबारा मिलने का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूं, तो क्या इतना सब काफी नहीं है? नहीं, वो औरत जोर से रो पड़ी। प्लीज बस एक बार मुझे तुम्हें सामने देखने दो, सिर्फ एक बार। तुम्हारे पिता, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, हम सब ने तुम्हें हमेशा बहुत ज्यादा याद किया है। बस एक आखिरी मुलाकात में तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी लाइटर की आवाज आई। मैंने एक सिगरेट जलाई और धीरे से धुएं का एक छल्ला बाहर छोड़ते हुए कहा, क्लाउडस्केप विला नंबर 1। ठीक है, हम अभी वहां आ रहे हैं। कॉल कट गई। मैं बहुत गहरी सोच में पड़ गया। ये दुनिया सच में एकदम पागलपन का शिकार होती जा रही थी। ड्रैगन किंग्स, ड्रैगन गॉड्स और मार्शल आर्ट्स के खतरनाक मास्टर। सच बताऊं तो दूसरी दुनिया से आए इंसान के लिए भी यहाँ जिंदा बचना कोई बच्चों का खेल तो नहीं होने वाला था। एक गलत कदम और मेरा गेम पूरी तरह बच सकता था। और जहां तक इस परिवार की बात है, पुराने मैक्स की बची कुची रूह का अभी भी इन लोगों के साथ कुछ न कुछ दिमागी लोचा और जुड़ाव बाकी था। चलो मिल ही लेते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम मैं इनका इस्तेमाल ये जानने के लिए कर लूंगा कि आखिर ये दुनिया काम कैसे करती है। थोड़ी देर में सिक्योरिटी का कॉल आया। मैंने उन लोगों को अंदर आने की परमिशन दे दी जो खुद को मेरा परिवार बता रहे थे। फिर दरवाजे की घंटी बजी। मैं बड़बड़ाते हुए उठा कि यार मुझे सच में कुछ नौकरानियां रखनी पड़ेंगी। खुद का दरवाजा खुद ही खोलना पड़ रहा है। एकदम दिमाग का दही हो गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक बहुत ही शानदार और अमीर दिखने वाली औरत तेजी से आगे की तरफ झपटी और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और चिल्लाई, मैक्स। मेरी त्योरियां चढ़ गईं। मैंने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, जो भी बकवास करनी है वो अंदर आकर करो। उसकी आंखें लाल थीं और आंसू बह रहे थे। तुम अपनी ही माँ के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हो? तभी एक लड़का अपना होंठ चबाते हुए आगे आया। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया भर के सारे जुल्म बस उसी बेचारे पर हुए हों। उसका चेहरा सूखा सा था, पर वो जबरदस्ती बहादुर दिखने की एक्टिंग कर रहा था। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक लड़की खड़ी थी।
उस आदमी से एक तगड़ा रौब झलक रहा था। हालांकि जज्बातों की वजह से वो थोड़ा कांप रहा था और वो 25 साल की लड़की एकदम तीखी और डरा देने वाली लग रही थी, बिल्कुल किसी खूंखार कॉर्पोरेट बॉस की तरह, जिसकी वजह से उसके फीचर्स और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। खैर, कुल मिलाकर आज पूरी की पूरी नौटंकी मंडली यहीं पधार चुकी थी। उस छपरी की बात सुनकर मैंने हंसी के साथ कहा, तुम्हारे मुंह से ये कैसा कचरा निकल रहा है? लग रहा है कि तुम लोग अंदर आने के बजाय यहां से दफा होना चाहते हो। तो ठीक है, पहली फुर्सत में निकलो धड़ाम। मैंने वो भारी दरवाजा सीधा उनके मुंह पे दे मारा। किसी ने भी मेरे इस एक्शन की उम्मीद नहीं की थी। उस झटके की हवा से तो सच में उनके सिर के बाल उड़ गए थे। वो चारों एकदम शॉक में बाहर खड़े एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। उनका दिमाग फ्यूज हो चुका था। उस बॉस जैसी दिखने वाली औरत ने मुड़कर उस लड़के को डांटा। टॉमी, हमने उसे सालों पहले खो दिया था, इसलिए अब जब वो मिला है तो उसका हमसे ऐसे नफरत करना एकदम लाजमी और जायज है। मुंह बंद रखो, वो लड़का एकदम रोतलू शक्ल बनाकर बोला। मॉम, इसे देखो, मैं तो बस आप लोगों की फिक्र कर रहा हूं और ये मुझे ऐसे ही डांट रही है। भले ही वो हमसे नफरत करे, पर उसे आपके साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। उसने बेचारा बनकर सिर झुका लिया। मुझे पता है ये सब इसलिए है क्योंकि मैं सिर्फ गोद लिया हुआ हूँ। आखिर में आप सब मुझे वैसे भी धक्के मारकर घर से निकाल ही दोगे। ये सुनकर उस टेसा नाम की बहन का दिल टूट गया। टॉमी मेरे भाई, इस सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम ऐसे मत सोचो। वो अनाथालय में पला है तो ये बहुत ही आम बात है कि उसका दिमाग थोड़ा सनकी हो चुका है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। तुम हमेशा मेरे छोटे भाई रहोगे। ये सुनकर वो ऐसे भावुक हुआ जैसे अभी रो देगा। इससे पहले कि बाहर पोर्च पर वो अपना ये सस्ता फैमिली ड्रामा और आगे बढ़ाते, वो आदमी जो अब तक चुप था आखिरकार गुस्से में चिल्लाया, बस बहुत हुआ, हम अभी दरवाजे पर खड़े हैं, तुम लोग ये क्या फालतू की बकवास पेल रहे हो? अगर हमें कुछ जरूरी बात करनी ही है तो हम उसे आराम से अंदर चलकर करेंगे। उसने पत्नी को दोबारा घंटी बजाने का इशारा किया। मैंने एक तंज भरी मुस्कान के साथ फिर दरवाजा खोला। क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या मैक्स? क्या तुम हमें अंदर आने दोगे? क्या तुम अपनी माँ से मिलने और उन्हें खुद को एक बार देखने देने के लिए राजी नहीं हुए थे? ये भीख मांगना बंद करो। मैंने उस औरत को सामने झुकने से रोकने के लिए अपना एक हाथ उठाया। सच कहूं तो मुझे इन लोगों के लिए अपने अंदर रत्ती भर भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मैं इतना नीच भी नहीं था कि अपनी असली माँ जैसी औरत को अपने सामने झुकाऊं। मैं दूसरी दुनिया से आया हूं और मैं जो चाहता हूं बिल्कुल वही करता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक खुंखार साइको की तरह बर्ताव नहीं कर सकता। हम सब चलकर सीधे लिविंग रूम में आ गए। मैंने सबसे बड़े वाले मखमली सोफे पर कब्जा जमाया, एक और सिगरेट जलाई और उन्हें बैठने का इशारा किया। बैठो। वो चारों वहां बैठ तो गए, लेकिन उसके बाद कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब और एकदम झेलने से बाहर हो गया था। जब मैंने देखा कि वो औरत मुझे ऐसे घूर रही है जैसे मैं म्यूजियम में रखा कोई अजूबा हूं, तो मैंने अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली। एक कश लगाएंगी क्या मोहतरमा? उसने पक्का इस हरकत की कोई उम्मीद नहीं की थी। उसका चेहरा सुन्न पड़ गया। मैक्स, क्या तुम अपनी सगी माँ से इसी तरह बदतमीजी से बात करते हो? टेसा, जो एकदम खड़ूस और पत्थर दिल बॉस थी, वो अब ये सब नहीं झेल पाई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और मुझे बहुत ही घृणा से घूरने लगी। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। क्या इस गुस्से वाली मैडम को भी कश चाहिए? वैसे क्या तुम लोगों के पास कोई डीएनए टेस्ट भी है? क्या हम पानी में खून मिलाने वाला वो पुराना ड्रामा करने वाले हैं? मुझे नहीं पता ये औरत मेरी माँ है या नहीं, पर मुझे एक बात एकदम पक्की पता है। मैं खड़ा हुआ और अचानक कमरे में एक खतरनाक खौफ फैल गया जिसने उन सबकी हवा टाइट कर दी और उनकी सांसें बुरी तरह से गले में अटक कर एकदम से रुक गईं। अगर तूने दोबारा मुझसे ऐसे बात की तो मैं तुझे उठाकर सीधा बाहर फेंक दूंगा। टेसा बहस करने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, पर उस अधेड़ आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, बस अब बहुत हो गया, चुपचाप अपनी जगह बैठ जा। वो बिना मन के वापस बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चा खौफ एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक सेकंड पहले ही उसे मैक्स के शरीर से असली खून की एक भयानक बदबू आई थी, जैसे वो किसी बेहद खतरनाक और खूंखार जंगली जानवर को घूर रही हो। अगर उसका बाप उस पर बिल्कुल नहीं चिल्लाता तो भी उसकी फटी हुई हालत उसे खुद ब खुद चुपचाप बैठने को बोल रही थी। मैंने बहुत आराम से सिगरेट का धुआं बाहर निकाला। ठीक है, सीधे काम की बात पर आओ, जल्दी बको, मुझे भूख लगी है और तुम्हारा ये कचरा खत्म करने के बाद मुझे सीधा खाना खाने जाना है। ये समझकर कि अब सीधे काम की बात करनी होगी, उस औरत ने जल्दी जल्दी से अपनी पहचान बताई और ये भी समझाया कि हमारा आपस में क्या रिश्ता है। वो वैंस खानदान के लोग थे, जो इस शहर के सबसे बड़े और खतरनाक लोगों में से एक थे। उस आदमी का नाम लियोनेल वैंस था जो मुखिया था, और उस औरत का पूरा नाम विक्टोरिया वैंस था। वो घमंडी सीईओ मेरी बड़ी बहन थी जिसका नाम टेसा है, और वो हमेशा रोने वाला चिड़चिड़ा सा बच्चा उनका गोद लिया हुआ बेटा टॉमी वैंस था। वैंस ग्रुप की कीमत 500 बिलियन से ज्यादा थी। सालों पहले मुखिया की गद्दी के एक खतरनाक लफड़े में दुश्मनों ने उन पर अचानक से बहुत ही तगड़ा हमला कर दिया था। उस भसड़ में मुझे किडनैप करके एक अनाथालय में फेंक दिया गया। उन किडनैपर्स का प्लान मुझे ब्लैकमेल करने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करने का था, लियोनेल के खिलाफ, लेकिन उनके दुश्मनों ने ही उन किडनैपर्स का हमेशा के लिए गेम बजा दिया। इसलिए मेरी पुरानी जिंदगी उसी अनाथालय में बुरी तरह फंसी रह गई। कुछ दिन पहले जब उन्हें भनक लगी कि मैक्स स्टर्लिंग नाम के किसी बंदे ने क्लाउडस्केप विला नंबर 1 खरीद लिया है, तब जाकर उन्होंने मेरी लोकेशन का पता लगाया और मुझे ढूंढते हुए सीधा यहाँ तक आ टपके। विक्टोरिया की ये पूरी बकवास कहानी सुनकर मुझे इस पागलपन पर जोर से हंसी आ रही थी। क्या ये बिल्कुल उन फालतू असली और नकली वारिस वाली वेब नॉवेल्स की घिसी पिटी कहानी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है? मैं अभी अभी एक चवन्नी छाप आशिक वाली घटिया जिंदगी से बचकर बाहर निकला था और अब इस नए पारिवारिक क्लेश में बुरी तरह फंस गया। इसमें वो ड्रैगन किंग वाला तमाशा भी जोड़ लो तो ये दुनिया मेरे लिए एक बहुत बड़े सिरदर्द से कम नहीं थी। अगर कोई अमर राजा भी दोबारा जन्म लेकर मेरे सामने आ जाए तो मुझे रत्ती भर भी हैरानी नहीं होगी। बेटा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो?
मेरे अजीब चेहरे को देखकर उसने थोड़ा घबराते हुए पूछा। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए मैंने आराम से सिगरेट का कुछ धुआं हवा में उड़ाया। मैं सुन रहा हूं, तो क्या अब तुम्हारा असली गेम क्या है? मेरे इस सीधे कड़वे सवाल ने उसे एकदम से चौंका दिया, लेकिन फिर उसने तुरंत ही अपनी आवाज को बहुत प्यार से नरम कर लिया। हम चाहते हैं कि तुम वैंस परिवार के घर वापस लौट आओ, अपना असली नाम अपना लो। हम तुम्हें यहाँ इस तरह अकेले धक्के खाते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते। धक्के खाना, ये सुनकर मेरी जोर की हंसी छूट गई। मोहतरमा, तुम कौन सा नशा करके आई हो? क्या तुम्हें ये इतना बड़ा महल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है? दीवारों में जेट पत्थर जड़े हैं। क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस जगह की कीमत कितनी है? और तुम्हें लग रहा है मैं यहाँ धक्के खा रहा हूँ? सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उस लियोनेल ने भी मेरी तरफ बहुत ही ज्यादा दुखी होकर एक नजर से देखा था। टेसा और टॉमी एकदम अलर्ट थे। उन्हें साफ डर लग रहा था कि मैं उनकी सारी जायदाद हड़पने के लिए ही यहाँ आ गया हूँ। देखो मिसेज वैंस, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या बुलाऊं, तो यही नाम सही है। तुम्हें अपनी किस आंख से लग रहा है कि मैं धक्के खा रहा हूँ? मैं एक राजा की तरह जी रहा हूँ, और बात रही नाम बदलने की, तो मुझे माफ करो, मुझे इसकी आदत है। वैसे भी वैंस बहुत छपरी लगता है। छपरी? पूरा का पूरा वैंस खानदान वहां बुत बनकर बैठा था, और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भी इंसान ने उन्हें सिर्फ इस वजह से ठुकरा दिया हो कि उनके इस अरबपति खानदान का नाम सुनने में एकदम छपरी लगता है। टॉमी ने सही मौके का फायदा उठाया और एकदम झूठे गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं जानता हूं तुम परेशान हो, लेकिन तुम हमारे माँ बाप से ऐसे बात नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हारी तलाश कभी बंद नहीं की, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। और रही बात मेरी, तो मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकता। अगर तुम्हें सच में मेरी शक्ल से इतनी नफरत है, तो मैं अपना सारा सामान बांधकर आज ही इस परिवार को छोड़ दूंगा। ये ड्रामा खत्म करते करते उस नौटंकी की आंखों में सचमुच आंसू भर आए थे। ये देखकर उस औरत का दिल टूट गया। टॉमी, तू कैसी बातें कर रहा है? मैक्स तेरा भाई है, भले ही वो वापस आए, हम हमेशा तुझे बहुत प्यार करेंगे। मैं ये तमाशा देख रहा था और मेरी एकदम बोलती बंद थी भैंस की आंख। ये साला तो एकदम अटेंशन का भूखा निब्बा निकला, बिल्कुल उस काइल की ही तरह। क्या इस दुनिया में ऐसे नमूनों की थोक में पैदावार हो रही है? क्या अब मैं यहाँ सुरक्षित भी हूँ? एकदम सही बात है। उस नमूने को बचाने के लिए टेसा भी खड़ी हो गई। टॉमी, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरी जगह कोई भी नहीं ले रहा है। मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगी। माँ दीदी, टॉमी ने उन दोनों की तरफ ऐसे देखा जैसे वो खुशी के मारे अभी बहुत रोने लगेगा। सत्यानाश, मैं इनके इस टीवी सीरियल वाले ड्रामे में इतना ज्यादा खो गया था कि सिगरेट की आग से मेरी उंगलियां बस जलने ही वाली थी। मैंने एशट्रे में सिगरेट को मसला और पैर पर पैर रखकर उन्हें घूरते हुए बोला, क्या तुम लोग अपने इस गहरे पारिवारिक प्यार वाले नौटंकी थिएटर को अब जल्दी बंद कर सकते हो? हाथ जलते जलते बचा है। अच्छा होगा तुम अपनी इस नौटंकी को अपने घर ले जाओ। तब उस औरत को याद आया कि वो यहाँ क्यों आई थी, और वो तुरंत भागकर मेरे पास आ गई। मैक्स, क्या तुम अपनी माँ को माफ कर सकते हो? इतने साल अलग रहने के बाद हम तुम्हारी कमियां पूरी करना चाहते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए एकदम तैयार हूं। सच में मैंने टॉमी को देखा और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तो जाओ और उसके मुंह पर जोर से 2 तमाचे जड़ दो। उसकी रोती हुई शक्ल को देखकर मुझे भयंकर सिर दर्द हो रहा है। पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। विक्टोरिया की आंखों में दर्द भर गया और टेसा मुझे बहुत ही हैरानी से घूर रही थी। मैक्स, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? वो तेरा भाई है। लियोनेल ने शक भरी नजरों से देखते हुए गुस्से में अपना मुंह बनाया। वैंस परिवार का सबसे बड़ा मुखिया होने के नाते वो कोई बेवकूफ नहीं था। यहाँ आने से पहले ही उसने मेरी पूरी की पूरी कुंडली निकाल ली थी। मेरे विदेशी रिकॉर्ड एकदम खाली थे, लेकिन जब से मैं अपने देश वापस लौटा था, तब से मैक्स एक कमजोर और बिना रीढ़ की हड्डी वाला आशिक बना हुआ था। लेकिन उसके सामने बैठा ये इंसान बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। उसके एटीट्यूड में किसी राजा जैसा घमंड भरा था। वो औरत इन बातों के बारे में बहुत गहराई से बिल्कुल नहीं सोच रही थी। उसने मेरी तरफ घबराहट और परेशानी से देखा। मैक्स, टॉमी तुम्हारा भाई है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कहा ठीक है, अब बस बहुत हुआ। मैंने गुस्से में हाथ हिलाकर उसकी बात को बीच में काट दिया। मुझे तुम लोगों के साथ ये खुशहाल परिवार वाला नौटंकी खेल खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं तुम्हारे इस वैंस परिवार नाम के कचरे का कोई वारिस भी नहीं बनना चाहता। दरवाजा उस तरफ है, पतली गली से शांति से बाहर निकल जाओ। मैक्स, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरा कड़क जवाब सुनकर विक्टोरिया की हवा टाइट हो गई और वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने घूमकर उस टॉमी को देखा और उसके हाथ अपने आप कांपने लगे। उसका खुद का सगा खून, उसका अपना असली बेटा, बिल्कुल उसके सामने बैठा हुआ था और उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। उसे लगा जैसे वो उसकी बहुत बड़ी गुनहगार है। अगर टॉमी को तमाचा मारने से मैक्स वापस आ जाए तो वो ये भी कर देगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, टॉमी ने दर्द भरी आवाज में रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी दुखी थी कि पत्थर भी रो पड़े। मैंने सिर्फ गुस्सा किया। भैंस की आंख, की क्या बकवास है? क्या ये लड़का सच में मर्द है? मैं जिससे भी मिलता हूं वो इतनी बड़ी नौटंकी क्यों है? टॉमी के चिल्लाने से विक्टोरिया हिल गई और उसका फैसला बदल गया। उसकी घबराहट देखकर टॉमी की आंखों में एक बहुत ही कमीनी चमक आ गई। हाँ, जब तक मैं इस परिवार के इमोशनल ड्रामे का इस्तेमाल करके इन्हें फंसाए रखूंगा, तब तक वो गुमशुदा मैक्स, जिसकी कोई औकात नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। इस वैंस खानदान का इकलौता वारिस सिर्फ मैं बनूंगा। मैक्स, तू एक घटिया आशिक है, बस मेरे रास्ते से हमेशा दूर रहे। ये सोचकर उसने अपना रोना तेज कर दिया। माँ, अगर वो सच में मुझसे नफरत करता है तो तुम मुझे मारो। अगर इससे वो वापस आता है तो तुम मेरी जान ले लो, मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगा। टॉमी, बस कर ये सब बोलना। विक्टोरिया और टेसा तुरंत भागकर उसे चुप कराने और गले लगाने के लिए गईं। मैं मजे से सोफे पर बैठा रहा और लियोनेल दूसरे सोफे पर बैठ गया। हम दोनों की शक्ल पर एकदम सेम फ्रॉन वाली वाइब थी, और इस ऑस्कर लेवल ड्रामे को देखकर बिना कुछ बोले दिमाग दही हो रहा था। लायनेल ने फर्श पर पड़े टॉमी को रोते हुए देखा। उसकी आंखों में अपने इस वारिस के लिए एकदम भयंकर वाली निराशा और गुस्सा भरा था। वेंस परिवार की पूरी नींव ही एकदम खुखार और बेरहम ताकत पर टिकी थी।
इन अमीर घरानों में गद्दी छीनने की जंग हमेशा से तबाही मचाने वाली होती थी, और यहाँ ये लुक्खा बात बात पर आंसुओं की नदियां बहा रहा था। साफ दिख रहा था इस ढक्कन में हमारा खून नहीं है, ये कतई बेकार है। दूसरी तरफ मैक्स की रिपोर्ट भले ही एकदम कचरा थी, लेकिन उसको सामने से देखने पर यह पक्का हो गया था कि यह बंदा फट्टू तो बिल्कुल नहीं है। माना वो बदतमीज और घमंडी था, लेकिन वेंस परिवार के असली वारिस में ऐसा ही भौकाल होना चाहिए। अब बर्दाश्त से एकदम बाहर होने पर वो बूढ़ा अपनी जगह से उछला और जोर से चिल्लाया, नहीं, एक पूरा बड़ा आदमी छोटे बच्चे की तरह रो रहा है, क्या घटिया तमाशा बना रखा है भाई। वेंस परिवार ने कब से ऐसे दो कौड़ी के नल्ले कचरे को पालना शुरू कर दिया। वो पोपट एकदम सुन्न पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका हमेशा प्यार करने वाला बाप इतनी कड़क बात बोलेगा। वहां खड़ी विक्टोरिया और टेसा की भी तो पूरी तरह से बोलती बंद हो गई थी। अचानक भड़कने से सबकी हवा टाइट हो गई थी। मेरी तरफ मत देखो, उस बुढ़े ने रूखेपन से भौंकते हुए कहा, खुद देखो कि तुमने क्या भसड़ मचा रखी है। आखिर हमारा ये खानदान किस चीज के लिए जाना जाता है? अगर हमारे वारिस इतने फट्टू निकले तो बाकी के खूंखार गैंग हमें जिंदा ही चबाकर खा जाएंगे। अपने बाप की ये भयंकर डांट सुनकर उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उसने अपने महंगे डिजाइनर बैग से एक फाइल निकाली और उसे सीधा टेबल पर जोर से पटक दिया। तो क्या हुआ, कम से कम ये लड़का हमसे प्यार तो करता है, पर इसका क्या? इसे देखो। उसने अपनी महंगी नेल पेंट वाली उंगली सीधा मेरी तरफ तान दी। पिछले कुछ सालों से ये साला किसी औरत के पीछे एकदम पालतू कुत्ते की तरह घूम रहा है। क्या ऐसा छपरी इंसान हमारे इतने बड़े अंपायर का वारिस बनने लायक है? मैं इस नल्ले को कभी अपना नहीं मानूंगी। उसे ऐसे भौकाल में अपना बचाव करते देख उस बेवकूफ ने मुझे जीतने वाले एटीट्यूड से देखा भड़ाम। मैंने एकदम चिल मारते हुए उस भारी जेड पत्थर वाली कॉफी टेबल पर एक तगड़ी लात जड़ दी। वो बड़ा और वजनी पत्थर का टुकड़ा खिसकते हुए फर्श पर पूरे 2 मीटर दूर तक चला गया और उस लड़की के घुटने चकनाचूर होने से बस कुछ इंच पहले रुक गया। वो बुरी तरह चीखी और पीछे फर्श पर गिर पड़ी। उसके चेहरे से पसीना एकदम झरने की तरह बहने लगा। मैं एकदम धीरे से खड़ा हुआ, मेरी आंखों में बहुत खौफनाक ठंडक थी। तुमने अपना नाम टेसा ही बताया था ना? क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा शरीफ बन रहा हूं? तुम ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। इस खूंखार ताकत के डेमो से उसकी हवा बुरी तरह टाइट हो चुकी थी। मैं धीरे धीरे उसके पास चला गया। उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी परछाई उस पर पड़ी वो डरकर पीछे खिसकने लगी और सीधा सोफे से जाकर चिपक गई। उसकी हालत खराब थी। डर के मारे उसके तोते उड़ गए थे। फिर वो औरत अचानक अपने शौक से बाहर आई और खुद को मेरे ठीक सामने ले जाकर जोर से चिल्लाई, मैक्स, माँ जानती है तुम नफरत करते हो और ये मेरी गलती है। अगर गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो, उन दोनों मासूम बच्चों पर अपना कोई भी इल्जाम मत लगाओ। वो तो बस, अरे मैडम, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने उसकी बात को एकदम बीच में ही काट दिया। मैंने कब कहा कि तुम सारे नमूने मेरे परिवार वाले हो? और जैसा मैंने अभी बोला, अगर ये चुड़ैल मुझ पर ऐसे ही भौंकती रही तो मैं इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। भाई प्लीज उस पर अपना इतना तगड़ा वाला गुस्सा मत करो। भले ही उसकी हवा टाइट थी, लेकिन उसे पता था कि ये हीरो बनने का एकदम सही मौका है। अगर वो घर वालों की नजर में मुझे विलन बना दे तो उसका गेम सेट है। उसने उस औरत को अपने पीछे खींचा और भौकाल दिखाते हुए अपनी छाती चौड़ी कर ली। अगर तुम गुस्से में हो तो मुझे मारो। उन्होंने जो भी किया वो सब बस मेरी वजह से किया। तुम चाहो तो मुझे पीट लो। इससे पहले कि उसका ये बकवास ड्रामा खत्म होता, एक जोरदार मुक्का उसके पेट में इतनी गहराई तक घुस गया जैसे किसी ने कोई नुकीला भाला आर पार कर दिया हो। वो दोहरा होकर दर्द से बुरी तरह खांसने लगा। मैंने उसके बालों को पकड़ा और एकदम बोर होते हुए बोला, तूने ही तो कहा था कि मुझ पर गुस्सा निकाल, तो अब मार खाने की औकात भी रख। इतना बोलते ही मैंने अपना घुटना सीधा उसकी पीठ पर पूरी ताकत से दे मारा। खटाक हड्डी टूटने की वो भयानक सी डरावनी आवाज उस पूरे बड़े कमरे में गूंज उठी। वो वहीं अपने घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा और दर्द से उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था। उसे इतनी भयंकर तकलीफ हो रही थी कि उसके गले से चीख तक नहीं निकल पाई। तुम ये क्या कर रहे हो? अपने जिगर के टुकड़े को सेकंडों में ऐसे बर्बाद होते देखकर वो औरत खौफ के मारे जोर से चीख पड़ी। उस लड़की ने अपना डर छिपाया और घबराकर उसे देखने के लिए भागी। उस बुढ़े का चेहरा एकदम काला पड़ गया और वो मुझे खौफनाक तरीके से घूरने लगा। बस बहुत हो गया, चाहे तुम जो भी सोचो, लेकिन नाम के लिए ही सही, वो तुम्हारा भाई है। अपनी औकात और हद से बाहर जाने की कोशिश मत करो। मैंने एकदम स्वैग में एक टिश्यू उठाया, अपने हाथ साफ किए और उसे कांपते हुए लड़के के सिर पर फेंक दिया। अच्छा, तो मतलब मैंने अपनी हद पार कर दी है? तो फिर तू ही ये काम पूरा क्यों नहीं कर देता बुड्ढे? और हाँ, इस लड़की को बाहर का रास्ता जरूर दिखा देना, मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उससे स्टोन में बात करे, और खासकर उसका अपना खुद का खून। लग रहा है इतने सालों तक सड़कों पर धक्के खाने से तेरे अंदर घमंड आ गया है। ठीक है, तू बच्चा है, आज मैं तेरी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। आज तुझे ये बात समझ आ जाएगी कि हर बाप का एक बाप होता है। उसने भौंकते हुए ऑर्डर दिया, एजेंट 1 जाकर इस नए लौंडे को थोड़ी तमीज सिखाओ। बस ध्यान रखना कि तू इसके हाथ पैर हमेशा के लिए मत तोड़ देना। जैसे ही उसने ये बात बोली, मेरे सामने एकदम से एक अजीब सी परछाई प्रकट हो गई। वो दिखने में एक बिल्कुल नॉर्मल और साधारण सा बीच की उम्र वाला आदमी लग रहा था। गुस्ताखी माफ करना छोटे मालिक, उसने रूखेपन से बोला और फिर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। साईं, वो वार इतना भयंकर तेज था कि उसकी परछाई पीछे छूट गई, लेकिन अगले ही पल वो मुक्का हवा में ही एकदम पत्थर की तरह जमकर रुक गया। उस गुंडे की आंखें एकदम हैरानी से पूरी फटी रह गईं। उसका वो सबसे खतरनाक वाला वार मैंने बड़ी आसानी से अपनी हथेली में पकड़ लिया था। बुढ़े का मुंह खुला रह गया। कुछ सेकंड के शॉक के बाद उसकी आवाज बहुत ज्यादा भारी हो गई। ऐसा लग रहा है कि छोटे मालिक भी मार्शल आर्ट्स के प्रो प्लेयर हैं। मैं एकदम कमीनेपन से मुस्कुराया। मुझे पता था कि अंधेरे में कोई कुत्ता छिपा है, लेकिन तुम गलत हो। मैं मार्शल आर्ट्स नहीं, बल्कि सीधा मौत के घाट उतारने वाला जानलेवा गेम खेलता हूँ। हवा चीरती हुई एक भयंकर आवाज,
गूंजी उस आदमी के शरीर का हर एक रोआं खड़ा हो गया और उसके अंदर के मार्शल आर्टिस्ट को अपनी मौत साफ नजर आने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो फट्टू वहां से पीछे हटने की कुछ भी कोशिश करता, हवा में लहराती हुई एक लात एकदम तोप के गोले की तरह उसके पेट में अंदर तक धंस गई। भड़ाम वो एजेंट किसी दागे गए मिसाइल की तरह हवा में उड़ते हुए सीधा पीछे गया और बाथरूम की दीवार से बहुत ही ज्यादा खौफनाक और भयानक तरीके से जा टकराया। कंक्रीट टूट गया और मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गईं, जबकि उसका शरीर दीवार के पलस्तर में गहराई तक धंस चुका था। वो बुढ़ा घबराकर उछल पड़ा और मेरी तरफ देखते हुए खौफ के मारे पूरी तरह सुन्न हो गया था। ये बंदा उनके खानदान का सबसे ही खतरनाक बॉडीगार्ड था, जो चेहरे से खून को भी बड़ी कैजुअली पहुंच सकता था। उसने दर्जनों हथियारबंद लोगों की धज्जियां उड़ी दी और फिर भी मैक्स के सामने वो एक भी वार नहीं टिक पाया। आखिर मेरा बेटा इतने सालों में किस नरक से होकर गुजरा है। लायोनेल अभी भी इस पूरे स्यापा और अपनी उजड़ी हुई दुनिया को देखकर सदमे में था कि तभी अचानक विला के मुख्य दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ उड़ गए। काले सूट पहने आदमियों की एक पूरी फौज अंदर घुस आई और उनको लीड कर रही थी एक खूबसूरत लड़की जिसकी स्किन सफेद संगमरमर जैसी थी और उसकी चाल में कतई जहर वाली एक दमदार कातिलाना वाइब मौजूद थी। उसके एटीट्यूड से ही एक नंबर का खतरनाक भौकाल और पावर झलक रही थी। वो स्टर्लिंग खानदान की सबसे बड़ी बेटी माया थी और उसी परिवार ने मेरे पुराने रूप यानी उस बेवकूफ लड़के को गोद लिया हुआ था। वो बाकी सबको इग्नोर मारकर सीधे भागते हुए मेरे पास आई। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज में दर्द था। उसने कहा, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्या तुम ठीक हो? कहीं कोई गहरी चोट तो नहीं लगी है? उसने पागलों की तरह मुझे ऊपर से नीचे तक चेक किया और दर्द भरी आवाज में बोली, तुम एक नंबर के नालायक हो जो बिना कुछ भी बताए इतने सालों तक मुझसे दूर भागते फिर रहे थे। तुम इतने पत्थर दिल इंसान कैसे बन गए? यार मैं भले ही गोद लिया हुआ था, लेकिन वो मुझ पर पूरी तरह लट्टू थी और उसके मम्मी पापा अक्सर यही बात हमेशा मजाक में बोलते थे। अगर मुझे कभी शादी करनी पड़ी तो होने वाली भाभी को सबसे पहले उसका तगड़ा अप्रूवल टेस्ट पास करना होगा। वो मेरे हाथ से चिपक गई और उसकी नजरों ने मुझे नर्वस किया। उसका वो कातिलाना और प्यारा लुक देखकर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। फिर अचानक मुझे अपनी सभी पुरानी बातें याद आने लगीं कि कैसे उस स्टर्लिंग परिवार ने मेरे पुराने रूप को इतना ज्यादा प्यार और अपनापन दिया हुआ था। यही इकलौती वजह थी कि उसने अपना सरनेम कभी नहीं बदला था। अगर उस परिवार को उनका खुद का असली बेटा नहीं मिला होता तो शायद वो हमेशा के लिए उन्हीं के साथ मजे में रहता और वो कभी भी इतना खतरनाक ड्रैगन किंग नहीं बन पाता। मुझे अभी सच बताओ, क्या इन घटिया लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई? उसने वैंस खानदान को एकदम खूंखार और जानलेवा गुस्से वाली नजरों से घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में मर्डर करने वाला खौफ था, लेकिन उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स की तो दीवार को देखकर आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उन्होंने एजेंट 1 को पहचान लिया हुआ था। वो वैंस खानदान का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार था और वो अच्छी तरह जानते थे कि वो कितना खूंखार है। लेकिन अभी वो एक बेजान पुतले की तरह वहां दीवार पर लटका, मॉडर्न आर्ट पीस बनकर पूरी तरह बेहोश पड़ा था। बॉडीगार्ड्स ने सोचा, भैंस की आंख 10 साल हो गए हैं और हमारा ये छोटा मालिक तो अब एक नंबर का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर राक्षस बन चुका है और मैडम को फिक्र है कि इसे चोट लगी होगी। मैंने बहुत प्यार से अपना हाथ उसकी एकदम मजबूत पकड़ से धीरे से बाहर निकाला और एक बहुत अजीब सी नर्वस स्माइल दे दी। दीदी, मेरा मतलब मिस स्टर्लिंग, मैं एकदम चकाचक हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो भड़क कर चिल्लाई, क्या तुझे मेरे हाथों मरना है? मुझे एक बार और उस नाम से बुलाकर देख, फिर बताती हूँ मैं। मन में बोला, सत्यानाश। मुझे लगा जैसे उसके पीछे कोई खूंखार डायन वाला और आ गया है। क्या लड़कियों का गुस्सा हमेशा ही इतना ज्यादा खौफनाक होता है अपनी जान की सलामती के लिए? मैंने तुरंत डरते हुए अपनी गलती सुधारी और बोला, दीदी। बस ये सुनते ही उसका मूड एकदम बदल गया था। उसके चेहरे पर एक कतई जहर और जानलेवा स्माइल खिल उठी। उसने इस दिन के लिए पूरे 10 साल इंतजार किया था और फाइनली आज वो अपने उस छोटे भाई से मिल रही थी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। बिना एक भी फालतू शब्द बोले उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बोली, चलो मेरे साथ घर चलो। तभी लायोनेल अपने गहरे सदमे से बाहर आया और बोला, सुनो, वो अभी अभी वापस इस देश लौटा है, उसे मेरे साथ वैंस परिवार के घर चलना चाहिए और तुम्हारे स्टर्लिंग परिवार ने जो भी इसका ख्याल रखा है, मैं उसके लिए तुम्हें हर एक पाई की कीमत चुकाने को तैयार हूँ। अपनी ये बकवास बंद करो। उसने लायोनेल की बात बीच में ही काट दी। उसका सारा प्यार सिर्फ मेरे लिए था, बाकी दुनिया के लिए वो पत्थर दिल रानी जैसी ही थी। वैंस खानदान के सबसे बड़े मुखिया के सामने खड़े होने पर भी उसने उसे एकदम 2 कौड़ी की नफरत भरी नजरों से ही घूर कर देखा और बोली, सुनो वैंस के मालिक, वो मेरा भाई है तो सीधी सी बात है कि वो हमारे साथ घर जाएगा। उसे गोद लेने वाले सारे कागज एकदम पक्के और लीगल हैं और जहां तक तुम्हारी कीमत की बात है, उसे अपने बुढ़ापे के फंड के लिए संभाल कर रखो। और रही बात इस कांड की जो तुमने आज उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है ना, उसका हिसाब मैं तुमसे बाद में अच्छे से करूंगी लुखे। उसकी इतनी भयंकर नफरत देखकर शांत रहने वाले लायोनेल की भी बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर अचानक उसे अपने उस वैंस खानदान के खून की वो सबसे बड़ी खराबी याद आ गई थी। यार, उसे उस परिवार से कोई लेना देना नहीं था। खून का मामला सबसे जरूरी था, ये कोई मजाक नहीं था। वैंस खानदान के खून में एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा जेनेटिक श्राप मिला हुआ था। ना तो उसका कोई टेस्ट हो सकता था, ना कोई इलाज। इस श्राप की वजह से परिवार के लोग अक्सर एकदम खुखार होकर अपना कंट्रोल खो देते रहते थे। उसका ये बवाल और पागलपन देखकर उसे पक्का यकीन हो गया था कि उसके अंदर भी वही खानदानी श्राप मौजूद है, इसलिए उसे उसको अब वापस घर लाना ही होगा। मैं मानता हूं कि जो पास्ट में हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन वो मेरा अपना खून है। क्या तुम सच में एक बाप और बेटे को आपस में मिलने से रोकने वाली हो मिस स्टर्लिंग? उसने सरेआम मजाक उड़ाते हुए कहा, मिलना क्या? तुम्हारे परिवार के मिलने का तरीका यही है कि अपने आदमियों को क्रिसमस के सजावटी सामान की तरह दीवार पर लटका कर छोड़ दो, बेवकूफ। उसने अपने भयंकर गुस्से को कंट्रोल किया और बहुत ही भारी खतरनाक आवाज में बोला, जब तुम्हारे खानदान को अपना असली वारिस मिल गया था तो उसने खुद ही घर छोड़ने का फाइनल फैसला किया हुआ था ना माया? अब तुम उसे जबरदस्ती वापस क्यों खींच रही हो?
वो साफ तौर पर हमें अपनाना नहीं चाहता। क्या तुम्हें अभी भी उसकी मर्जी समझ नहीं आई? ये कड़वी बात सुनकर वो एकदम चुप हो गई। ये सच था, जब से उन्हें उनका असली बेटा मिला था वो बिल्कुल शांत रहने लगा था। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन दिलों के बीच की दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई हुई थी। मॉम डैड बहुत दुखी थे और दोनों को बराबर मानकर उसे चुप कराने के लिए अक्सर अपने सगे बेटे को इग्नोर करते रहते थे। वो तो हमेशा उसके साथ ही किसी साये की तरह चिपकी हुई रहती थी। लेकिन मेरे भाई, उसके इस ओवर पॉजेसिव नेचर ने उस बेचारे पर और भी ज्यादा प्रेशर डाल दिया था, और उस असली बेटे के साथ रहना भी बिल्कुल आसान नहीं था। इसलिए उस खानदान को बिखरने और टूटने से बचाने के लिए वो खुद अपनी मर्जी से दूर विदेश भाग गया, ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। उसे यूं कंफ्यूज और शांत देखकर उस बुढ़े ने सही मौका देखकर अपना शातिर दांव चल दिया। लगता है तुम मेरी बात समझ गई हो। वो वैंस खानदान का है और वही आगे चलकर इस वैंस खानदान का असली वारिस बनेगा, समझे? स्टर्लिंग परिवार आखिर उसे अपनी तरफ से क्या देगा? क्या सिर्फ पैसे, या फिर तुम उसे अपने असली भाई से जायदाद के लिए लड़ने पर बुरी तरह से मजबूर करोगे? इसलिए मुझे लगता है कि अब ये सब बहुत हो गया। मैंने उसकी बात काटते हुए एकदम ठंडी आवाज में कहा, पैट्रियार्क वेंस, मेरा स्टर्लिंग परिवार के साथ जो भी पुराना नाता रहा हो, पर मैं आपको एक बात की पूरी गारंटी देता हूँ, मेरे आने वाले कल का वेंस परिवार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज की हमारी ये मीटिंग यहीं खत्म होती है। चुपचाप बाहर निकलो मैक्स। विक्टोरिया ने मेरी तरफ देखा। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। तुमने उन्हें मारा, हम पर चिल्लाए क्या? तुम सच में हमें माफ नहीं कर सकते? जो हुआ हमारी गलती थी, पर क्या तुम्हारी सगी माँ को तुम्हारे सामने घुटनों पर गिरकर तुमसे भीख मांगनी पड़ेगी? उसकी आवाज बुरी तरह कांपने लगी और पैर लड़खड़ाने लगे। वो सच में घुटने टेकने वाली थी। माया एकदम से बीच में आई और उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे वापस ऊपर उठा दिया। उसकी आवाज में कतई जहर वाली ठंडक थी। मिसेज वेंस, क्या आप जानबूझकर मैक्स को शर्मिंदा करके पूरी दुनिया के सामने एक नालायक बेटा साबित करने का ड्रामा रच रही हैं? ये फालतू की नौटंकी बंद करो। शुरू से लेकर आखिरी तक वेंस परिवार को बस हमेशा से एक मजबूत वारिस चाहिए था, है ना? क्या तुमने पिछले 10 साल उसे ढूंढने में बर्बाद किए जब वो हमारे साथ मजे में रह रहा था? सच बताओ। नहीं, वो तुम्हें नहीं मिला तो तुमने तुरंत उसकी जगह किसी और को खरीद लिया। अब तुम्हें वो वापस चाहिए तो क्या वो चुपचाप तुम्हारी बात मानकर आ जाएगा? माया टेसा ने अपनी माँ को उठाते हुए एकदम से पलटवार किया। क्या तुम कोई दूध की धुली हो? तुमने अपना असली बेटा खोया तो मैक्स को गोद ले लिया। तुम्हें अपना असली बेटा मिल गया तो तुमने मैक्स को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ज्यादा महान बनने की नौटंकी मत करो। टेसा को लगा था कि उसकी इस बात से सीधा गहरा सदमा माया को लगेगा, पर वो उल्टा जोर से हंस पड़ी। हम दोनों एकदम अलग हैं। स्टर्लिंग परिवार की वारिस हमेशा से मैं ही रही हूँ, भले ही मेरा सगा भाई लौटकर घर वापस आ गया हो, समझे? तो क्या हुआ? मैं हमेशा मैक्स से प्यार करूंगी, और मेरे माता पिता भी उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर मेरा माथा बुरी तरह से ठनकने लगा था। यार, ये सस्ते वेब नॉवल वाला ड्रामा सच में दिमाग का दही कर रहा था। लियोनेल ने फिर बोलने की कोशिश की, पर माया अपने बॉडीगार्ड्स पर बुरी तरह भड़क गई। वहां खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? हमारे इन मेहमानों को धक्के मारकर बाहर निकालो। वो सारे गार्ड्स एक साथ तेजी से आगे बढ़े। माया एकदम से मेरे सामने आकर ढाल की तरह एकदम तनकर खड़ी हो गई, ताकि वो रास्ता रोक ले और वेंस परिवार कोई और फालतू की हरकत न कर पाए। उन्हें कुत्तों की तरह दरवाजे से बाहर फेंकते हुए देखकर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। मैं तो खुद टेसा को उठाकर बाहर फेंकने वाला था भाई, पर जाने दो, मैंने आज के लिए मामला यहीं रफा दफा कर दिया। अगर वेंस परिवार ने दोबारा मेरे मामले में टांग अड़ाने की गलती की तो मैं सिस्टम हैंग करूंगा, और अंजाम आज जैसा सीधा बिल्कुल नहीं होगा। एजेंट 1 को दीवार से खुरच कर बाहर लॉन में बुरी तरह फेंकने के बाद लिविंग एरिया में पूरी तरह से एकदम भारी सन्नाटा छा गया था। माया पलटी और मुझे घूरने लगी। उसकी आवाज में कोई भी बहस की गुंजाइश नहीं थी। मेरे साथ घर चलो। मैं उसकी बात सुनकर पूरी बेबसी से हल्का सा मुस्कुरा दिया। दीदी, प्लीज मुझे वापस जाने के लिए मजबूर मत करो। मैं सालों पहले निकल चुका हूँ और अब बड़ा हो गया हूँ। टाइम मिलेगा तो मिलने आऊंगा, पर मेरा वापस घर लौटना। मेरी बात खत्म होने से पहले ही माया का कोमल हाथ मेरे मुंह पर पड़ा। मुझसे जुबान लड़ाने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? बेवकूफ इंसान, चुप रह, बड़े हो गए हो मेरी नजर में। तुम आज भी वही छोटे शैतान हो। ये बिल्कुल मत सोचना कि अब ताकतवर होने से मैं तुम्हें सुधार नहीं सकती। या तो चुपचाप मेरे साथ चलो तुम अभी, वरना मैं तुम्हें भी उसी गार्ड के बगल वाली दीवार में जिंदा चुनवा दूंगी। मैंने प्यार से उसका हाथ नीचे किया और मेरे सीने में एक अजीब सा प्यारा सुकून भर गया था। यार, अपनी पुरानी जिंदगी की यादों को समेटते हुए मुझे अच्छे से पता था कि स्टर्लिंग परिवार मुझसे कितना गहरा प्यार करता है, लेकिन स्टर्लिंग वेंस परिवार जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो अलग लोग थे। टॉमी वेंस की हड्डियां तोड़ने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं स्टर्लिंग परिवार के असली बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकता था। उनका मुझ पर कोई कर्ज नहीं था। उन्होंने मुझे सब दिया था। आज 2 बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद मुझे समझ आ गया था कि मेरा बर्ताव बदल रहा है। शायद ये दूसरी दुनिया का असर था, या फिर मेरी पिछली दर्दनाक जिंदगी का दबा हुआ खतरनाक गुस्सा। मेरा पारा अब बहुत जल्दी और भयानक तरीके से चढ़ने लगा था। अगर कोई चीज मुझे परेशान करती तो मेरा पहला रिएक्शन बस यही होता था कि उसे जड़ से मिटा दूं। अगर मैं स्टर्लिंग हाउस वापस गया और उनके असली बेटे ने पंगा लिया तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि गलती से मैं उसकी जान ना ले लूं। सच। माया ने मेरी हिचकिचाहट को एकदम से पकड़ लिया। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और बहुत प्यार से बोली, मैक्स, एक अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ घर वापस चलो ना। दीदी, मैं टेसा जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मैसन ने आपके साथ कोई भी हद पार करने की जरूरत की तो मैं खुद उसे देख लूंगा। तुम कोई रायता मत फैलाना, समझ गए ना? मैंने सिर हिलाते हुए एक लंबी सांस ली। अगर आप बीच में पड़ी तो आप में और टेसा में क्या फर्क रह जाएगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। फालतू बहाने बनाना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। माया ने कमर पर हाथ रखकर खौफनाक दिखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कतई जहर और क्यूट लग रही थी। ये जानकर कि अब मैं बच नहीं सकता था, मैंने भी बिना मन के हाँ कर दी। वैसे भी पुराने वाले मुझे पालने पोसने के लिए मुझ पर मिस्टर और मिसेज स्टर्लिंग का बड़ा एहसान था।
कम से कम मैं उनसे मिलने तो जा ही सकता था, लेकिन वहां लंबे समय तक टिकना ये तो बिल्कुल भी नहीं। विला से बाहर निकलते हुए माया ने मेरे मजे भी लिए। देखो मेरे छोटे मैक्स को, जो अब पूरा बड़ा मर्द बन गया है। भाई तुमने सच में विला नंबर 1 खरीद लिया है। अगली बार जब मुझे घुमाने ले जाओ तो शराफत से इस विला के पेपर्स लेकर घर वापस आ जाना, समझ गए ना तुम। मुझे इस विला की कोई परवाह नहीं थी। अगर माया को ये चाहिए होता तो मैं दे देता, लेकिन शर्त थी कि मैं वापस घर कभी नहीं लौटूंगा। कार में बैठते ही माया ने जोर से दरवाजा पटका और मेरे हाथ को ऐसे जकड़ लिया जैसे उसे डर हो कि मैं खिड़की से बाहर कूद जाऊंगा। मैंने पूरी तरह हार मानते हुए लंबी सांस ली। मैंने बोल तो दिया कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, तुम्हें ये सब करने की नहीं। एकदम चुप। माया ने मुझे घूरा। उसकी आंखों में एक खतरनाक भयंकर चमक थी। 10 साल, तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि मैंने पिछले 10 साल कैसे काटे हैं? जब तुम मेरे आसपास रहते थे तब जब भी मेरा दिमाग खराब होता, तुम्हें गले लगाते ही मेरी सारी भसड़ खत्म हो जाती थी। जब तुम अचानक गायब हो गए तो मेरा सिस्टम हैंग हो गया था। मैं इतनी खूंखार बन गई कि लोग मुझे आइसबर्ग सीईओ बुलाने लगे थे। सच में। जैसे ही हमारी गाड़ियां स्टर्लिंग एस्टेट की तरफ बढ़ीं, मेरी नजर अचानक फुटपाथ पर चलती एक जानी पहचानी लड़की पर पड़ी। वो लिली येट्स थी जो वहां से गुजर रही थी। मैंने हैरानी से भौहें सिकोड़ी। वो अस्पताल नहीं गई, मतलब उसकी फिजिकल ताकत कतई खतरनाक लेवल पर होगी। तुम वहां बाहर क्या देख रहे हो? मेरी तरफ ध्यान दो। मेरा ध्यान भटकता देख माया ने जबरदस्ती मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा था। घर पहुंचते ही तुम मुझे एक एक बात का पूरा हिसाब देने वाले हो जो तुमने मुझसे आज छुपाया, कि पिछले कुछ सालों से तुम कई लड़कियों के पीछे छपरी आशिक की तरह क्यों घूम रहे हो बेवकूफ। और तो क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? उन 2 कौड़ी के कबाड़ लड़कों पर लट्टू होने की तुम्हारी औकात कैसे हुई? माया की आंखों में वो तेवर देखकर मेरे दिमाग में चमके भयंकर और एकदम सन की जलन। फिर मैंने उसको धीरे से पीछे धकेला और अपनी भारी आवाज में बोला, तू मेरी बहन है, ये बहुत अजीब है। अच्छा, तो अब मैं तेरी बहन हो गई, सही है। उसने तुरंत पलटकर वार किया। जब हम घर के अंदर थे तब तो तू मुझे मिस स्टर्लिंग्स बुला रहा था। ये सुनकर मेरी बोलती एकदम बंद हो गई और मैंने मुंह बंद रखना ही सही समझा। वो अपनी पूछताछ का दूसरा राउंड शुरू करने ही वाली थी कि तभी गाड़ी में अचानक से जोरदार ब्रेक लगा और मैंने बिना कुछ सोचे समझे रिफ्लेक्स में उसको अपनी तरफ खींचकर सीधे अपने सीने से लगा लिया। झटके से बचाने के लिए उसका चेहरा एकदम लाल टमाटर जैसा हो गया था, लेकिन उसने खुद को जल्दी संभाला और सीधे बैठकर हमारे ड्राइवर पर बुरी तरह से भड़कते हुए जोर से चिल्लाई, ये क्या भसड़ मच रही है? बॉस ड्राइवर की हवा टाइट हो चुकी थी। उसने घबराते हुए बोला, किसी ने आगे का रास्ता रोक रखा है। ये सुनते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इस शहर में स्टर्लिंग परिवार के काफिले का रास्ता रोकने की औकात रखने वाला पक्का मौत को दावत दे रहा था। उसने तुरंत खिड़की से बाहर झांक कर देखा। कई काली एसयूवी गाड़ियों ने रास्ता रोक रखा था। काले सूट पहने आदमियों का एक झुंड बाहर निकला जो एकदम खतरनाक, जानलेवा और खूंखार कातिलों वाला तगड़ा भौकाल टाइट कर रहे थे। मैक्स, तू गाड़ी के अंदर ही बैठ, मैं इस भसड़ को संभालती हूँ। उस टाइम पर उसका पहला रिएक्शन यही था कि वो किसी भी तरह अपने छोटे भाई को इन लोगों से सुरक्षित बचाए। मैंने गहरी सांस ली और बोला, लोड मत ले, ये मेरे ही आदमी हैं, मुझे बात करने दे तेरे आदमी। वो एकदम सुन्न पड़ गई। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि इतने सालों में उसके भाई ने इतना तगड़ा सिस्टम बना लिया है। आखिर शहर में इसकी कोई अफवाह क्यों नहीं उड़ी? जैसे ही मैं बाहर निकला तो ड्रेक और कीरा तुरंत आगे आए और मुझे झुककर सलाम करने वाले थे, लेकिन मैंने घूर कर उन्हें रोक दिया। मैक्स, मेरा मतलब मिस्टर स्टर्लिंग। कीरा बहुत ही चालू और तेज दिमाग की लड़की थी। उसने सिचुएशन देखकर एकदम पलटी मारी और तुरंत अपनी गलती सुधार ली। मैंने भी सिर हिलाकर उसे शाबाशी दी। मैं स्टर्लिंग एस्टेट जा रहा हूँ, वहां कोई खतरा नहीं है, इसलिए मेरे पीछे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद मुझे गाला इवेंट में मिलना, और हाँ, अगले कुछ दिनों तक मुझे चाहिए कि तुम पूरे शहर का कोना कोना छान मारो और किसी भी अजीब लफड़े पर नजर बनाए रखो। जैसे कोई बहुत चमत्कारी डॉक्टर पहाड़ों से नीचे उतरा हो, या फिर कोई मामूली सा डिलीवरी बॉय अचानक से खूनी बदला लेने की कस्में खा रहा हो, कोई सालों से कोमा में पड़ा मरीज अचानक चमत्कार से उठ जाए, या कोई आवारा पानी की तरह पैसा बहाने लगे, या फिर किसी पूरी तरह तबाह हो चुके खानदान का आखिरी इकलौता वारिस लौट आए। इन सारे अजीब केसेस की पूरी गहराई से जांच करना। ड्रेक ये सुनकर एकदम सन्न रह गया, क्योंकि ये जाल कुछ ज्यादा ही बड़ा था और टारगेट खोजना मुश्किल था। इसका सीधा मतलब था कि उन्हें पूरे शहर की तलाशी लेनी पड़ेगी, और इन अजीब चीजों को ही क्यों ढूंढना है? क्या कोई दिक्कत है? मैंने अपनी एक भौं ऊपर की तरफ उठाते हुए उससे यह सवाल पूछा। नहीं, हम अभी इसी वक्त तुरंत जांच शुरू करते हैं। ड्रेक झटके से होश में आया। उसने झुककर सलाम किया और जल्दी से अपनी पूरी टीम को वापस एसयूवी में ले गया। गाड़ी में वापस आने के बाद वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मेरी आत्मा का एक्सरे कर देगी। वो लोग कौन थे मेरे पास? मेरा बहाना एकदम रेडी था। वो विदेश वाले मेरे दोस्त हैं। माया ने धीरे से नाक सिकोड़ी। उसकी आंखें अभी भी मुझे स्कैन कर रही थीं। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उसका भाई क्या बन चुका है। हमारा काफिला बड़ी शान से स्टर्लिंग हवेली के अंदर घुसा और वहां के सारे नौकर हमारा स्वागत करने के लिए दोनों तरफ लाइन लगाकर खड़े थे। हवेली का हेड बटलर बेंसन आगे आया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने भारी मन से कहा, छोटे मालिक, क्या आप सच में वापस आ गए हैं? मेरी पिछली जिंदगी में मेरे गोद लेने वाले माता पिता हमेशा अपनी कंपनी के कामों में बिजी रहते थे, इसलिए बेंसन ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। आपको वापस देखकर बहुत ही अच्छा लगा मालिक। बेंसन की आंखें लाल हो गईं। मालिक और मालकिन आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया अंदर चलिए। माया ने मेरा हाथ फिर से कसकर पकड़ लिया और वो मुझे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रही थी। चाहे मैं कितना भी छुड़ाने की कोशिश करूं, उस जानी पहचानी हवेली में कदम रखते ही पुरानी यादों का तूफान मेरे दिमाग में आ गया। घर के हर एक कोने में याद बसी थी। मैं स्टर्लिंग परिवार के उस सच्चे और गहरे प्यार को महसूस कर सकता था जो उन्होंने मेरे पिछले रूप को दिया था। जैसे ही हम लिविंग रूम में घुसे तो वहां पर एक बहुत ही शानदार औरत खड़ी हुई। उसके चेहरे की बनावट काफी हद तक माया से मिलती जुलती थी।
वो इस परिवार की मालकिन लॉरा स्टर्लिंग मेरी गोद लेने वाली माँ ही थी। तू नालायक छोकरे, तू आखिरकार घर आ ही गया। वो दौड़कर मेरे पास आई और उसकी आंखों में आंसू भरे थे। तुझे अंदाजा भी है कि मैंने और तेरे पिता ने कितना इंतजार किया है। उसने अपना हाथ ऊपर किया और प्यार से मेरे गाल को छुआ। इतने साल बीत गए, तूने पक्का बाहर ठीक से खाना नहीं खाया है। तू कितना कमजोर हो गया है। माँ, मैं बस उसे मिसेज स्टर्लिंग कहकर पूरी इज्जत के साथ बुलाने ही वाला था, लेकिन उसकी आंखों में वो आंसू देखकर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया। बस मेरे मुंह से निकला वो एक शब्द सुनकर लॉरा कांप उठी। वो रोते हुए बोली, मेरे अच्छे बच्चे, तेरा घर वापस आना बहुत अच्छा है। सोफे पर एक अधेड़ का आदमी मार्क स्टर्लिंग बैठा था, जो इस परिवार का मुखिया है। वो एकदम शांत दिख रहा था, लेकिन उसके कांपते हाथ और जबड़े की हल्की सी सिकुड़न उसका सारा सच उगल रही ही थी। अपनी उम्र और रुतबे के हिसाब से उसने अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से छुपा लिया था। तू आ गया, बैठ जा, उसने सीधे शब्दों में कहा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उस मखमली सोफे में धंस गया। माँ और बहन मेरे दोनों तरफ बैठ गईं और मेरे हाथों को ऐसे जकड़ लिया जैसे उन्हें डर हो कि मैं हवा में गायब हो जाऊंगा। इतने सालों तक गायब रहा, कभी मिलने तक नहीं आया। वो फिर से बोले और इस बार उनकी आवाज़ एकदम सख्त थी। बाहर किसी जंगली जानवर की तरह भटकता रहा। क्या तुझे इस परिवार की थोड़ी सी भी परवाह है बे? मार्क्स वो बुरी तरह से भड़की, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं कहीं फिर से न भाग जाऊं। माँ, कोई बात नहीं, मैंने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। मैं उनकी डांट के पीछे छुपे गहरे प्यार को महसूस कर सकता था। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानने वाला था। अच्छा है जो तू ये समझता है। उनकी आवाज़ अब नरम थी। अब जब तू वापस आ ही गया है तो कुछ दिन आराम कर ले, फिर कंपनी में आकर मेरा हाथ बटाना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने तुरंत भड़क कर कड़ा विरोध किया। वो अभी अभी तो वापस आया है और आप अभी से ही उसे काम पर लगा रहे हो। वो मेरी तरफ मुड़ी और फुसफुसाते हुए बोली, मैक्स, लोड मत ले, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुझे कंपनी चाहिए या नहीं, बस तू आराम कर, मैं जानता हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ थपथपाया और बोला, तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तू असल में कौन है। शायद मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही मीठी थी, क्योंकि उसका चेहरा एकदम लाल टमाटर हो गया। माँ ये सारा ड्रामा देख रही थी और उनके चेहरे पर एक बहुत ही शातिर और रहस्यमयी सी मुस्कान आ गई थी। तभी अचानक से मार्क्स ने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोले, मैंने सुना है कि वेन्स परिवार वाले तुझे ढूंढते हुए आए थे। वेन्स परिवार का नाम सुनते ही मेरे चेहरे की हंसी गायब हो गई। उन्होंने अपना सारा पैसा और ताकत उस एक गोद लिए हुए बच्चे को पालने में पानी की तरह बहा दिया, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो 2 कौड़ी का नल्ला है। इसलिए अब उन्हें अपना असली खून चाहिए। वो थोड़ा सा रुके, अगर तू उनके पास वापस जाकर अपना असली नाम लेना चाहता है तो मैं नहीं रोकूंगा। अपना मुंह बंद रखो, माँ ने पति को घूर कर टोक दिया। वैसे भी वो वेन्स परिवार आखिर किस खेत की मूली है। मैक्स मेरा बेटा है, हम उसे ऐसे ही कैसे सौंप सकते हैं? ये तो सिर्फ मैक्स की अपनी मर्जी है। तुम इस बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रही हो? उन्होंने भड़क कर कहा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैक्स मेरा बेटा है, कोई उसे नहीं ले जाएगा। वो अड़ी रही। उन दोनों को आपस में लड़ते देखकर उसकी हंसी छूट गई। माँ, शांत हो जाओ। जब उसने मेरे विला में हुए उस पूरे बवाल के बारे में सबको खुलकर बात बताई कि कैसे वेन्स परिवार ने नीच हरकतें की और कैसे मैंने बिना पसीना बहाए एजेंट 1 की हड्डियां तोड़कर उसे अपाहिज बना दिया, तो मार्क्स एकदम सुन्न पड़ गए। एजेंट 1 वेन्स परिवार का सबसे खतरनाक गुंडा था, जो उनकी डेथ स्क्वाड का लीडर था, और मैक्स ने उसका गेम बजा दिया। अपने पति के झटके से अलग मेरी माँ का दिल बुरी तरह टूट गया था। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि इस लेवल की खतरनाक राक्षसी ताकत पाने के लिए किसी इंसान को किस दर्दनाक नर्क से गुजरना पड़ता है। उसने पछतावे में मुझे बहुत कसकर गले लगा लिया था। मेरे बच्चे, तूने जिंदगी में बहुत दर्द झेला है। ये सब मेरी गलती है कि मैंने तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखा और तुझे इतने सालों तक अकेले बाहर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। माँ, प्लीज खुद को दोष मत दो, मैंने बहुत ही प्यार से कहा। घर छोड़ना मेरा खुद का फैसला था और इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आपने और डैड ने मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं चुका सकता। ऐसा मत बोल, उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा। तू मेरा अपना खून है, मेरा बेटा ही है। तेरे साथ अच्छा बर्ताव करना और तुझे प्यार देना मेरा काम है। ये एहसान वाली बकवास बातें सामने बिल्कुल भी मत किया कर। मार्क्स ने सिगरेट एस्ट्रे में कुचली और उसकी आवाज़ भारी हो गई। अगर तुम्हें वेन्स खानदान से वास्ता नहीं रखना तो ठीक है, आगे से मैं उनके साथ बिजनेस कम कर दूंगा। सारा बवाल मैं खुद ही संभाल लूंगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है। बात पूरी होने से पहले ही हॉल के दरवाजे बहुत जोर से किसी ने खोल दिए। एक जवान लड़का लड़खड़ाते हुए अंदर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और कदम डगमगा रहे थे। ये सब एक ऐसे इंसान की निशानी थी जो अपना पूरा वक्त सिर्फ दारू और लड़कियों के चक्कर में बर्बाद करता है। उसकी शक्ल थोड़ी बहुत मार्क्स से मिलती थी, लेकिन उसकी अकड़ कतई जहर और 2 कौड़ी की थी, जिसे देखकर ही किसी का भी दिमाग पूरी तरह खराब हो जाए। वो मार्क्स की तरह बिल्कुल भी शांत नहीं था। वो उनका असली बेटा मैसन स्टर्लिंग था। वो अंदर एक अजीब सी हंसी लेकर आया था, लेकिन मुझे देखते ही उसका चेहरा एकदम उतर गया। मैक्स, तू वापस क्यों आ गया, बेनालायक? उन्होंने गुस्से में अपना हाथ जोर से मेज पर मारा और उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए एकदम जोर से ही चिल्लाए। क्या तू अपने बड़े भाई से इसी तरह से बात करता है? चुपचाप इधर आ साले। तू अपना पूरा दिन सिर्फ अपने छपरी और चवन्नी छाप दोस्तों के साथ रायता फैलाने में ही बुरी तरह बर्बाद करता है। कंपनी का सारा पैसा उड़ाता है और अपनी बहन को तेरा कचरा साफ करने के लिए छोड़ देता है। क्या तू एक बार भी किसी अच्छे इंसान की तरह बर्ताव बिल्कुल नहीं कर सकता? बाप के गुस्से के बाद भी वो फट्टू बिल्कुल नहीं डरा। माया के घूरने के बाद भी वो नशे में धुत होकर हंसते हुए लड़खड़ा कर आगे आ ही गया। उसने नशे में हंसते हुए बोला, क्या बात है, हमारे खानदान का नया नवाब वापस आ ही गया, जो खुद को 1.5 शाना समझता ही रहता है। अभी बाप मरा नहीं है और तू पहले ही सारी जायदाद हड़पने के लिए यहाँ आ गया। मैं असली खून हूँ, एक अनाथ और सड़क छाप लूजर की यहाँ टेबल पर बैठने की कोई भी औकात बिल्कुल नहीं है। हरामखोर कहीं के। वो एकदम से उसे पीटने के लिए अपनी जगह से उठे, लेकिन लॉरा ने तुरंत उन्हें पीछे खींच लिया और उसे ऐसी फालतू बात करने से रोका।
तू ये क्या बकवास कर रहा है? अभी के अभी अपने बाप से माफी मांग। उसने एकदम कड़वी हंसी हंसते हुए बोला। मैं किस बात के लिए माफी मांगू? क्या मैंने कुछ गलत बोला? तुमने मेरी जगह एक नकली इंसान को दे दी है और मेरी अपनी ही बहन आज पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है। मैं तुम्हारा असली खून हूं तो सारी प्रॉपर्टी मेरी क्यों नहीं होनी चाहिए? तुम सब कुछ इस लूजर को देकर पूरी तरह से हमारा कबाड़ा ही करना चाहते तो हो। वो बकवास करता रहा कि सिर्फ वही वारिस है। मैं एकदम से उठा और उसकी कॉलर बहुत कसके पकड़ ली। फिर मैंने उसे एक बहुत ही खतरनाक स्माइल दी जिससे उसकी हवा एकदम टाइट हो गई। मैंने अपनी आवाज एकदम धीमी करके बोला, टॉमी वेन से तो तू मुझे फिर भी बहुत ठीक लगता है, क्योंकि कम से कम तू सामने से एक नंबर का नीच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मम्मी पापा की बेइज्जती करेगा। मैंने उसे किसी कचरे की तरह घसीटा और उन दोनों के सामने ही जमीन पर बहुत ही ज्यादा जोर से पटक ही दिया था। वो धड़ाम से गिरा। मैंने कहा अभी माफी मांग। उसने गालियां दी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी आंखों में देखा उसकी एकदम से हवा टाइट हो गई और खौफ भरी गया। उसे अंदर से महसूस हो गया था कि अगर उसने अब पंगा लिया तो मैं उसका गेम बजा दूंगा। उसे समझ आ गया था कि मैं अब पूरी तरह बदल गया। 10 साल पहले वो सारी बेइज्जती चुपचाप सह लेता था, लेकिन आज उसकी आंखें ही इतनी खौफनाक थीं कि किसी की भी फटकर हाथ में आ जाए। अपने दांत टूटने के डर से उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर उनसे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं कि मैं एकदम गलत था। उसकी इस माफी से माहौल थोड़ा सा शांत हो गया। वैसे भी वो दोनों अपने बेटों को हमेशा ही एकदम बराबर और सही तरीके से रखने की कोशिश करते थे। माहौल को हल्का होता देखकर उन्होंने प्यार से समझाया कि वो अभी वापस आया है तो हमें इस फालतू बवाल को छोड़कर उसके आने की खुशी मनानी चाहिए। कल तुम जाकर उस खानदान से बात करना ताकि वो लोग इसे परेशान करना छोड़ दें। वो लोग जो भी देने की सोच रहे हैं हम उससे कहीं ज्यादा और तगड़ा उन्हें भी दे सकते हैं। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। दोनों ही परिवार बहुत ताकतवर थे, लेकिन स्टर्लिंग कहीं ज्यादा मजबूत थे। ये सुनते ही वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और गुस्से में बुरी तरह बौखलाने ही लगा। परिवार की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है, ये गोद लिया हुआ है, और उसकी तो शादी हो जाएगी, उसके बच्चे भी हमारे खानदान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। तो फिर क्यों? तो क्या तुम इस पूरी कंपनी को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दोगे? बकवास बंद कर। वो जोर से दहाड़े। कंपनी के टुकड़े किसी भी हाल में बिल्कुल नहीं होंगे। तेरी बहन ही हमारी इकलौती वारिस है। तुझे और उसे अपना अलग रास्ता बनाने के लिए सिर्फ पैसा मिलेगा, इसलिए कंपनी का बॉस बनने के ये फालतू सपने देखना हमेशा के लिए बंद ही कर दे। क्या नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। वो गुस्से में पागल था, लेकिन उनके चेहरे को लाल होता देखकर उसने अपनी बकवास और अपना मुंह दोनों तुरंत बंद कर लिए। ठीक है, आप लोग इसे संभालिए, ये अभी वापस आया है, मैं इसे आराम करने के लिए ऊपर कमरे में ले जा रही हूँ। वो खड़ी हुई और मुझे सीढ़ियों की तरफ खींचा। उन्होंने चुपके से हवा में अपना हाथ हिलाकर अपनी बेटी को खुश होकर चीयर किया। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचकर उसने एक दरवाजा खोला और मुझे तुरंत ही अंदर की तरफ खींच लिया। वो कमरा एकदम सिंपल सा था और पहले जैसा ही था, बिल्कुल भी नहीं बदला था। उसने मुझे धीरे से नीचे खींचा और बेड के किनारे पर एकदम सटाकर अपने बहुत ही ज्यादा पास बिठा लिया था। देखा, तुम्हारा कमरा एकदम वैसा ही है। हम सबने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुमने तो हमें पूरे 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही करवा कर रख दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उस सुकून को महसूस किया जो मुझे बाहर कभी भी नहीं मिला, क्योंकि एक खतरनाक किंग बनने का मेरा वो सफर सिर्फ खून और भयानक मौत से ही भरा हुआ ही था। वहां परिवार नाम की कोई चीज नहीं होती थी। तुम आखिर क्या सोच रहे हो? उसने मेरे दोनों गालों को कसकर पकड़ लिया और मुझे सीधा उसकी आंखों में देखने के लिए पूरी तरह मजबूर कर ही दिया। हमारी सांसें टकरा रही थीं और उसकी वो मीठी खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने कस के पकड़ लिया और बोली कि आखिर तुम भागकर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हारे लिए 10 साल काफी नहीं थे? ये सब फालतू मस्ती करना बंद करो। मैंने हल्की स्माइल के साथ उसके दोनों हाथ पकड़ ही लिए। मैं वापस आ गया हूं ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो। वो थोड़ा सा चिढ़कर बोली और मेरे चेहरे को छोड़ ही दिया। लेकिन फिर उसने अपनी बाहें मेरी कमर में डाल दी और अपने शरीर को मुझसे एकदम सटाकर वो मेरी आंखों में बहुत ही ज्यादा गहराई से घूरने ही लग गई। तो थी ना? बड़े हुए हो या नहीं? तुमने कार वाले सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। तुम घर वापस क्यों नहीं आए? और तुम उन 2 कौड़ी की लड़कियों के पीछे लट्टू होकर क्यों पड़े हुए थे? वो तुम्हें ऐसा क्या दे सकती थी जो मैं नहीं दे सकती? ये आशिक वाला वर्ड सुनकर ही मेरे सिर में दर्द होने लगा। अब मैं उसे क्या बताता? क्या मैं ये बोलता कि मेरे अंदर कोई और आत्मा है और वो पुराना वाला छपरी आशिक था? वो मुझे एकदम पागल ही समझ लेती, इसलिए मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला ली। मैं पहले बहुत बड़ा बेवकूफ़ था और अपने परिवार पर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहता था, और उन फालतू लड़कियों की बात है तो ज़रूर उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह से ख़राब रहा ही होगा। लेकिन वो इस जवाब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो थोड़ा और पास आई और हमारी नाक आपस में टकराने लगी। कमरे का माहौल अब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने लग गया था। मेरा छोटा भाई सच में अब बहुत बड़ा हो गया है। तुम्हारे अंदर काफ़ी गजब का टैलेंट भरा हुआ है, जो तुम एकदम से हर जगह अपनी नई बंदी बनाते घूमते रहते हो। मुझे एकदम सच सच बताओ, क्या मैं उन सबसे खराब दिखती हूँ? मेरे मुंह से तुरंत ही बिना सोचे निकला कि बिल्कुल नहीं, तुम उन सभी लड़कियों से कहीं ज्यादा कतई जहर लगती ही हो। तो फिर तुम मेरे ऊपर लट्टू क्यों नहीं हुए? उसकी आवाज एकदम भारी हो गई और आंखों में आंसू चमक रहे थे। ये देखकर अचानक से मेरा दिमाग हैंग हो गया, कुछ समझ नहीं ही आया। अचानक मुझे क्या हुआ? मैंने आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लिया। हम दोनों ही सुन्न पड़ गए थे और मैं मन में खुद को बहुत गालियां दे रहा था। मैं माफी मांगकर उसे सब समझाने ही वाला था, लेकिन मैंने देखा कि उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वो कांपती हुई आवाज में बोली कि इस बात का क्या मतलब है? मैंने अजीब सी फीलिंग के साथ अपनी गर्दन को पीछे से रगड़ा और बोला, अभी तुमने ही तो पूछा था कि मैं तुम पर फिदा क्यों नहीं हुआ, तो बस कर दिया। उसने बिना गुस्से के घूरा।
उसके उस लुक में सिर्फ और सिर्फ प्यार और नशा भरा हुआ था। वो एकदम से खड़ी हुई और सीधा मेरे ऊपर ही कूद गई, जिससे हमारे होंठ जोर से आपस में टकराए। वो कोई नॉर्मल किस नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसने मुझे बहुत जोर से काटा हो। मैं एक पल के लिए सुन था, लेकिन फिर मैंने भी उसे अपनी बाहों में भरकर बहुत प्यार से किस किया। काफी देर बाद जब हम अलग हुए तो वो जोर से हाँफ रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह से चढ़ी हुई थीं। फिर वो बोली कि ये मेरी निशानी है, आज से तुम सिर्फ मेरे हो। अगर किसी दूसरी लड़की ने तुम्हारे करीब आने की सोची तो मैं उसे मार दूंगी। उस खतरनाक धमकी के बाद वो बंदी तुरंत कमरे से बाहर भाग गई और सीधे अपने बेडरूम में जाकर छिप गई, मानो कोई भूत देखा हो। मैं उसको जाते हुए देख रहा था और अपने होठों को छू रहा था। मुझे अभी भी उसके परफ्यूम की महक आ रही थी। पहला ही दिन है और अभी से इतना भारी रायता फैल गया। क्या सीन है? तभी मेरे फोन की घंटी बजी। वो ड्रेक था। उसने बोला, मेरे राजा, उस गाला इवेंट के मेहमानों की पूरी लिस्ट मैंने आपके ईमेल पर सीधा भेज दी है, और आपने जिस जांच का काम दिया था, हमें एक बंदा मिला है। हाल ही में मिस्टर एम नाम का एक नया खिलाड़ी सामने निकल कर आया है। वो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे एकदम से प्रकट हुआ है। उसका बैकग्राउंड एकदम नॉर्मल है, लेकिन वो ऐसे पैसा उड़ा रहा है जैसे कि पैसा उसके लिए सिर्फ कूड़े के भाव हो। वो लाखों करोड़ों रुपए तो ऐसे ही टिप में फेंक देता है। इससे पहले उसका अकाउंट 0 लेवल पर अटका पड़ा था। सच में ऐसा लग रहा है मानो उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिला हो। बात समझ आ गई। मैंने फोन काटा और सीधे स्ट्रीमिंग ऐप खोलकर मिस्टर एम को खोजना शुरू किया। उसकी इस अचानक से आई बेहिसाब दौलत के चक्कर में पब्लिक पागल थी। पूरा इंटरनेट एकदम पागल होकर उसकी असली पहचान जानने में लगा हुआ था। कुछ नल्ले कह रहे थे कि वो दुबई का प्रिंस है, तो कुछ ने बोला कि वो किसी बहुत बड़ी कंपनी का छुपा हुआ वारिस है। उसने जिसको भी टिप दी वो झटके में अमीर बन गया। पुराने मोटे रईस भी उसकी टक्कर नहीं ले पाए। मैं मुस्कुराया। वो इंसान या तो हद से ज्यादा अमीर था कि वो पागल हो चुका था, या फिर उसके पास पक्का कोई खतरनाक सिस्टम था। तभी एकदम सही समय पे मेरे दिमाग में वो मशीनी आवाज बज उठी, डिंग होस्ट, आपको बहुत बहुत बधाई। एक विरोधी सिस्टम वाले इंसान का सही पता चला है। उसको कुचलने या अपने अधीन करने पर आपको भारी इनाम मिलेंगे। बिना कुचले उसे सिर्फ अपना एकदम गुलाम बनाओ। विरोधी सिस्टम के आधे इनाम चुरा लो। बिना जान से मारे उस दुश्मन के पूरे सिस्टम को खुद में निगल जाओ, और एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल वाला इनाम अपने नाम करो। ये पूरी बात सुनकर मैंने एक बहुत अजीब सा मुंह बनाया। उस चुने हुए इंसान को जान से मारना, क्या ये असली विलन का काम नहीं है? रुको, मेरी किस्मत वाली प्रोफाइल में साफ लिखा था कि मैं सबसे बड़ा और खूंखार विलेन बनने के लिए ही पैदा हुआ हूं। अगर ये सच में कैशबैक देने वाला सिस्टम है तो इसे चुराना कोई बुरा सौदा नहीं होगा। ये सोचते हुए मेरी नजर टॉप रैंक वाली स्ट्रीमर के रूम पे पड़ी। जैसे ही मैंने उस स्ट्रीम के अंदर एंट्री मारी, वो पूरी स्क्रीन डिजिटल वाले भारी भरकम फ्लोट एनिमेशन से एकदम बुरी तरह से फटने लगी। मिस्टर एम ने पूरे 599 कार्निवल गिफ्ट किए। मिस्टर एम ने 600 कार्निवल गिफ्ट किए। ये भसड़ देखकर मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी कर ली। पकड़ लिया साले को। पूरा चैट बॉक्स एकदम जंगली जानवरों की तरह पागल हो रखा था। वो कार्निवल का कांटा एकदम सीधा 999 पर पहुंच गया। वो स्ट्रीमर बंदी बनी के काफी हॉट डांस कर रही थी ताकि उस पैसे की बारिश से माहौल मैच हो सके। वो एकदम कतई जहर लग रही थी। मिस्टर एम, आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। उसने अपने सीने पर हाथों से एक प्यारा सा दिल बनाया, जिससे चैट बॉक्स में और भी ज्यादा तगड़ा बवाल मच गया। मैंने अपना सिर हिलाया और जोर से हंसने लगा। तो तू ही वो चुना हुआ इंसान है। देखते हैं तुझमें कितना दम है। मिस्टर एम की नजर इस बंदी पर टिक गई है। लगता है मेरे हरम की मस्त लिस्ट से एक बंदी गई। एक आइटम कम हो गया। वैसे भी इस बंदी को अपना खुद का प्राइवेट एंटरटेनर बनाने का खर्चा कोई बहुत छोटा मोटा नहीं होने वाला है। मैंने अपने चेहरे पर एक बहुत शातिर स्माइल के साथ चैट को घुमाया। हाँ भाई, जरा इस लौंडे को देखो। एंट्री मारते ही उसने सीधा $30 लाख की बारिश कर दी। इसके पास पक्का कोई टिपिंग सिस्टम मौजूद है। मैंने दिमाग में कुछ तेजी से पक्का हिसाब लगाया। अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल टिपिंग सिस्टम होता तो मुझे इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये कोई कैशबैक या भगवान के लेवल का भयानक दौलत वाला सिस्टम निकल गया तो मैं इसे किसी भी हाल में चुरा कर ही अपना दम लूंगा। यार, मैं ये सोच ही रहा था कि उसने ग्लोबल चैट में लिखा, स्ट्रीमर तुमने एकदम कड़क डांस किया, मुझे मजा आ गया। ये पढ़कर उसकी आंखें एकदम चमकने लगी। मेरी तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, लव यू। उसे पता था कि वो अभी बहुत बड़ी स्ट्रीमर नहीं है, लेकिन अपनी खूबसूरती और फिगर के दम पर वो किसी अमीर मुर्गे को फंसाना बस कुछ ही समय की बात थी। मिस्टर एम अभी पूरे इंटरनेट पर आग लगा रहा था। उसने इससे पहले भी कई अमीरों को भाव खाकर खूब नचाया था ताकि असली तगड़ा शिकार हाथ लगे, और ये बिल्कुल वही था। उस लव यू वाले शब्द ने उस इंसान पर एकदम किसी जादू की तरह अपना पूरा असर किया। स्क्रीन पर और भी कार्निवल की बाढ़ आ गई। तुम इसी के लायक हो। आज इस लीडर बोर्ड की नंबर 1 कुर्सी सिर्फ मेरी है। ये सब देखकर पूरे चैट बॉक्स में भारी तबाही मच गई। हर कोई मिस्टर एम के उस खतरनाक अल्फा वाले भौकाल की पूजा कर रहा था। इस वक्त उस बंदी के रूम में ओवरऑल नंबर 1 जो बैठा था, उसने लगभग $60 लाख उड़ा दिए थे। अब उस टॉप वाली जगह पर अपना कब्जा जमाने के लिए मिस्टर एम को पूरे $30 लाख और फेंकने की जरूरत थी। उसने एकदम सीधे 500 कार्निवल गिफ्ट मार दिए। फिर उसने 600 कार्निवल और दे मारे। तभी लोन वुल्फ नाम के बंदे ने भी 100 कार्निवल की पूरी बारिश कर दी थी। स्क्रीन पर गिफ्ट वाले एनिमेशन एक दूसरे से टकरा रहे थे। अचानक चैट में लोगों को कुछ अजीब सा दिखा। भाई, ये लोन वुल्फ आखिर कौन सी नई बला है? एक बिल्कुल नया 0 लेवल वाला नूब अकाउंट इतने सारे कार्निवल क्यों फेंक रहा है? क्या ये मोटे अमीरों का कोई नया शौक है? भेष बदलकर मजे लेना। वो अभी ऐसा गेम क्यों कर रहा है? क्या वो मिस्टर एम से नंबर 1 की कुर्सी के लिए पंगा ले रहा है? वो लोन वुल्फ जाहिर सी बात है मैं ही था। मैं बस उसकी असली औकात चेक करना चाहता था। सिस्टम ने जो मुझे $50 बिलियन दिए थे, उनके सामने ये चिल्लर हवा में उड़ाने में मुझे 1% का भी कोई लोड नहीं लग रहा था। भाई लोग, मैंने बस उस गिफ्ट वाले बटन को कसकर दबाकर रखा।
मेरी उंगलियां इतनी तेज चल रही थीं कि वो दिखाई भी नहीं दे रही थीं। कुछ ही सेकंड में मैंने उसे पकड़ लिया। उसने 800 कार्निवल दिए और मैंने 742 कार्निवल की झड़ी लगा दी। ये सब देखकर पूरी पब्लिक का एक साथ फ्यूज उड़ चुका था यार। भेंस की आंख उस क्लिक करने की स्पीड को तो देखो। ये लौंडा पक्का पिछले 20 साल से सिंगल बैठा होगा। उसने कितनी ज्यादा जल्दी बराबरी कर ली है गुरु। ये तो एकदम लेजेंड इंसान है। तो क्या अमीर लोग सच में दूसरों की बेइज्जती करने के लिए ऐसे फर्जी वाले अकाउंट बनाते हैं? क्या ही बात। याद रखना, कभी किसी जीरो लेवल वाले को गाली मत देना। इस पूरी पागलपन वाली भसड़ के बीच उस मिस्टर एम ने अचानक से पैसे फेंकने बंद कर दिए। उसका वो कार्निवल का कांटा 999 पर बुरी तरह अटक गया और मेरा अकाउंट एक बेकाबू मालगाड़ी की तरह बिना किसी ब्रेक के लगातार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने पूरे 3000 कार्निवल पर जाकर अपना तगड़ा ब्रेक मारा। पूरे 90 लाख डॉलर फेंक कर मैंने लीडर बोर्ड की उस नंबर 1 कुर्सी की एकदम बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी थी यार। वो बंदी इतनी जोर से खुश थी कि पक्का उसके चेहरे में दर्द हो गया होगा। मिस्टर एम और लोन वुल्फ दोनों का बहुत शुक्रिया। उसने पूरे करियर में सिर्फ इसी एक दिन का ही इंतजार किया था। दो बहुत बड़े रईस सिर्फ उसके लिए आपस में लड़ रहे थे। एकदम कड़क परफेक्शन। उसने ग्लोबल चैट में बहुत धीरे से एक मैसेज टाइप किया था। लगता है इस बंदी को पहले ही कोई बाप मिल गया है। चलो ठीक है, मैं हार मानता हूं। चैट में फिर से एकदम तगड़ा बवाल मच गया। क्या वो बंदा पीछे हट गया है? ये लोन वुल्फ तो उससे भी ज्यादा खतरनाक और हार्ड लौंडा निकला यार। वो बंदा आज तक कोई भी टिपिंग वॉर नहीं हारा था। इन अमीरों की ये लड़ाई सच में कतई जहर है। उसी वक्त शहर के एक सड़े हुए किराए के कमरे में बैठा साइमन फ्रॉस्ट एकदम भयानक गुस्से में अपने फोन को घूर रहा था। भेंस की आंख। आखिर ये साला लोन वुल्फ असल में है कौन? क्या मेरा पुराना दुश्मन दूसरी आईडी से मजे ले रहा है? सत्यानाश। वो मुझे शुक्रिया तो बोल रही है, लेकिन उसका प्यार वाला मीटर बिल्कुल भी ऊपर नहीं बढ़ रहा है। साइमन की भी एक लिमिट थी। वो दिन में सिर्फ 2 बार 999 गिफ्ट फेंक सकता था। अगर वो अपनी डेली वाली लिमिट नहीं बढ़ा पाया तो वो इस लोन वुल्फ वाले बंदे से कैसे लड़ेगा? साइमन पहले एक नॉर्मल नौकरी करने वाला मजदूर था। उसके साले बॉस ने उसे फंसाया और पूरी बेइज्जती के साथ काम से निकालकर सीधा अपने घर भेज दिया था। और ठीक अगले ही दिन उसके अंदर वो भगवान वाले लेवल का कैशबैक सिस्टम जाग गया था। लाइव स्ट्रीम पर उड़ाए गए हर डॉलर पर उसे 10 साइमन फ्रॉस्ट के बैंक खाते में जो अंधा पैसा आ रहा था। वो बस सिस्टम का स्टार्टर पैक था, पर अब वो मुफ्त का सारा माल खत्म हो चुका था और उसकी वॉट लगी। टिपिंग चालू रखने के लिए उसे एक कतई जहर बंदी से जुड़ना था जो एकदम बवाल हो और उस पर पूरी तरह से लट्टू हो चुकी हो बॉस। एक बार सेटिंग हो जाती तो वो उस पर अंधा पैसा उड़ा सकता था, लेकिन तब तक उसका एकदम पोपट बना हुआ था और दिन की 10 डॉलर वाली लिमिट में फंसा था। वैसे तो स्ट्रीमर पर 3 मिलियन डॉलर फेंकने से कोई भी सेट हो जाती है। उसने सिस्टम चेक किया तो बनी के का मीटर फुल भाग रहा था। भाई क्या ही बात है। जैसे ही वो मीटर जुड़ने के लेवल पर पहुंचने ही वाला था, तभी इस लोन वुल्फ वाले नल्ले ने बीच में कूदकर सारा रायता फैला दिया और बनी बनाई गेम की पूरी धज्जियां उड़ा दी। नहीं, मुझे हर हाल में इस बंदी को अपने नाम करना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ग्लोबल चैट में लिखा कि सुन मेरे भाई, अगर तू सच में इस स्ट्रीमर पर पैसा लगा रहा है तो मैं पंगा नहीं लूंगा, पर अगर तू मजे ले रहा है तो 2 दिन बाद इवेंट में सामने आ जाना, तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। ये मैसेज जाते ही चैट में एकदम बवाल मच गया। मिस्टर एम ने सरेआम उस नल्ले को पंगे के लिए ललकारा था। अब आने वाले इवेंट में तो पक्का तगड़ी भसड़ मचने वाली थी गुरु। ये सब देखकर वो बंदी खुशी के मारे नाचने लगी। क्या वो 2 अरबपतियों की लड़ाई की असली ट्रॉफी बनने वाली थी? सालों से जो वो 1.5 शानी गेम खेल रही थी, आज वो एकदम निशाने पर लगा था। लेकिन मुझे उस चवन्नी छाप की रत्ती भर परवाह नहीं थी। मुझे इग्नोर मारते देख उसने फिर से चैट में गुस्से से आग बबूला होकर लिखा कि भाई तेरा असली सीन क्या है? बोलना, हम लड़ रहे हैं या नहीं, कुछ बोलना। वो दोबारा टाइप करने ही वाला था कि तभी स्क्रीन पर मेरा एकदम कड़क मैसेज फ्लैश हुआ, बॉस। मैंने लिखा कि ओए स्ट्रीमर, तेरा फिगर कतई जहर है, ऐसे ही नाचती रहे। ये पढ़ते ही वो फट्टू एकदम सुन पड़ गया और गुस्से में अपना फोन तोड़ते तोड़ते बचा सिस्टम हैंग हो गया। भैंस की आंख ऐसा नहीं है कि उसने मेरा मैसेज देखा, नहीं, वो जानबूझकर मुझे इग्नोर मार रहा है। साला कुछ ही दिन पहले तक तो वो एकदम सड़क छाप लुक्खा हुआ करता था और आज वो इंटरनेट पर खुद को ओजी समझ रहा था और बड़े बड़े इवेंट्स में जा रहा था। उसका ईगो तो किसी गुब्बारे की तरह फूलकर एकदम आसमान को छूने लगा था। अब जब कोई सरेआम उसकी ऐसी तगड़ी बेइज्जती करके पतली गली से निकल गया तो उसकी खोपड़ी सटक गई। वो बंदी 2 रईसों की इस खतरनाक भसड़ के बीच फंस गई और उसकी हवा टाइट थी। उसे अपनी औकात पता थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। मैंने इग्नोर क्यों मारा? क्योंकि ये मजाक था। कौन बेवकूफ ऐसे बंदे से पंगा लेगा जो सीधा सिस्टम चलाता हो? उसका वॉलेट हैक था, वो अंधा पैसा छाप कर उड़ा रहा था, जबकि मैं सिर्फ अपना दिमाग लगाकर उसकी पावर को चेक कर रहा था। मेरे भाई 9 मिलियन तो मैंने यूं ही फेंक दिए। उससे डायरेक्ट भिड़ना एकदम डम हरकत होती और उसने जो इवेंट का टाइम मांगा उससे साफ हो गया कि दाल में काला है। उसे अपना तगड़ा जुगाड़ सेट करने के लिए वक्त चाहिए था। वहीं अपने सड़े हुए कमरे में वो गुस्से से पागल हो रहा था और रईस जादों के ग्रुप में लगातार मैसेज कर रहा था। शहर के सारे बड़े बाप की औलादें उस वीचैट ग्रुप में थीं और इस टिपिंग वाली भसड़ के चलते चैट में गर्दा उड़ा हुआ था। उसने अपने दांत पीसे और एक सीधा मैसेज ठोक दिया है, भाई ये बंदा आखिर है कौन? क्या किसी को इसका आईपी एड्रेस मिला? लेकिन जवाब में एकदम सन्नाटा, क्योंकि वो प्रोफाइल पूरी तरह खाली थी। ये सब देखकर उन लौंडों की हवा टाइट हो गई थी। मेरा भाई हैकिंग में एकदम उस्ताद है, पर वो भी इसका कुछ अता पता नहीं निकाल पाया। क्या ये भी मिस्टर एम की तरह कोई छुपा रुस्तम है जो गेम बजाता है? यार आजकल इस शहर में बवाल मचा हुआ है। ये इतने सारे मोटे आसामी अचानक से कहां से टपक पड़े हैं? इन सब की फटी हुई बातें पढ़कर वो थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करने लगा।
उसे अपनी असली औकात अच्छे से पता थी कि वो बस एक मामूली लुक्खा है जिसकी किस्मत सिस्टम के चक्कर में एकदम चमक गई, वरना ये सारे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें उसको भाव सिर्फ इसलिए दे रही थीं क्योंकि उन्हें उसकी हिस्ट्री का कुछ नहीं पता था और वो उसे खानदानी रईस समझ रहे थे। अगर वो सच में अरबपति होता तो सारा दिन छपरी स्ट्रीमर को बैठकर नहीं ताड़ता रहता, इसलिए उसकी उस बंदे से फालतू बकवास करने की फट रही थी कि कहीं गलती से किसी असली खतरनाक साइको का माथा ठनक गया तो उसकी गेम वही बच जाएगी और बचने का कोई चांस नहीं मिलेगा। उधर मैंने उन नल्ले स्ट्रीमर्स और फालतू लोगों की ढेरों फ्रेंड रिक्वेस्ट को बस एक सेकंड में इग्नोर मारकर सीधा साइड कर दिया। तभी उस बंदी ने मुझे प्राइवेट में मैसेज ठोक दिया कि ओपा, ये मेरा पर्सनल वीचैट है, प्लीज मुझे ऐड कर लो। मैं सच में तुम्हारे साथ थोड़ा चिल करना चाहती हूँ ताकि हम और करीब आए। इतने सारे महंगे गिफ्ट्स के लिए बहुत सारा प्यार। ये मैसेज देखकर मेरी तो एकदम डार्क वाली हंसी छूट गई दिखने में। तो वो बंदी कतई जहर थी और मेरा पूरा टाइप भी थी, पर वो एक नंबर की शातिर गोल्ड डिगर थी। मेरे पास इन फालतू गेम्स के लिए एकदम टाइम नहीं था। पुरानी लाइफ में जो मेरा तगड़ा कटा था वो मुझे अच्छे से याद था। अगर मैंने इस जिंदगी में भी वो सख्त लौंडे वाला एटीट्यूड छोड़कर वापस सिंप वाली हरकतें चालू कर दी तो मेरा फिर मोए मोए हो जाएगा। मैंने अपना दिमाग शांत किया और सीधा उस ऐप को बंद कर दिया। मैंने उस वीआईपी इवेंट की गेस्ट लिस्ट पहले ही देख ली थी, उसमें उस नल्ले का नाम भी था। बाकी लोगों को लग रहा था कि उसका बैकग्राउंड फेक है क्योंकि इतने अंधे पैसे वाला बंदा कभी ऐसे सड़क छाप लुक्खा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे 100% पक्का पता था कि उसकी पावर असली है, क्योंकि कैशबैक वाले सिस्टम के साथ कुछ 100 करोड़ उड़ाना तो एकदम चिल्लर बात है। अगर मेरा शक एकदम सही था तो इस लूजर का मास्टर प्लान यही था कि पहले टिपिंग सिस्टम से अपना मोटा बेस बना ले और फिर पूरे बिजनेस वर्ल्ड में घुसकर अपना भोकाल सेट कर दे। मैंने अपनी आंखें छोटी की और जैसा मुझे शक था इस दुनिया में सिस्टम हैक करने वाला मैं अकेला नहीं था। इन जैसे वीआईपी चुनिंदा बंदों का गेम बजाने का रिवॉर्ड भी एकदम तगड़ा था। क्या मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि मेरी इस छपरी से पहले कोई दुश्मनी नहीं थी? बिल्कुल नहीं भाई, मैं कोई संत आदमी नहीं हूं जो इसके लिए तरस खाऊंगा। ड्रैगन किंग का यह खौफनाक टैग मैंने कोई लंगर बांट कर नहीं कमाया है। मेरे हाथ खून से रंगे हैं। ऐसे एक दो नल्लों का गेम बजाने से मेरी आंख तक नहीं झपकेगी। मैंने अपना फोन हाथ में घुमाया और इवेंट के लिए मेरे खुराफाती दिमाग में एक तगड़ा प्लान सेट हो गया। मैंने सीधा एक नंबर डायल किया। उधर उस बंदी की स्ट्रीम खत्म हो चुकी थी और वो बंदी पागलों की तरह अपने फोन को घूर रही थी। उसने हम दोनों को ही प्राइवेट में लाइन मारी थी क्योंकि उसके लिए ये मौका किसी जैकपॉट से कम नहीं था। उसे किसी भी हालत में सबसे अमीर बकरे को फंसाना था। उसने देखा कि हम दोनों का लोकेशन सेम शहर का है तो उसने सोचा क्यों ना ऑफलाइन सेटिंग की जाए। मिस्टर एम ने तो बस एक सेकंड में झट से उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मान ली, लेकिन मेरी तरफ से एकदम सन्नाटा था जिससे उस बंदी का माथा बुरी तरह से ठनक गया और वो चिढ़ गई। लाइव स्ट्रीम पर मेरा फिगर देखकर कतई लट्टू हो रहा था और अब इग्नोर मार रहा है। साले सब मर्द एक जैसे हैं। उसने होंठ चबाया और गुस्से से कहा कि अच्छा मुझसे भाव खा रहा है, ठीक है, अगर तू मुझे इस शहर में टकराया तो मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगी। तभी उस दूसरे वाले का मैसेज आया कि उस बंदे के लिए कुछ मत करना। ये पढ़कर वो अंदर ही अंदर हंसी। खुद को बड़ा सख्त लौंडा दिखा रहा है। सबको पता है कि तूने इस हफ्ते 5 अलग लौंडियों पर अंधा पैसा उड़ाया है। इतनी घिन आने के बाद भी उसने एकदम मक्खन लगाकर एक रिप्लाई किया, अरे मेरी जान, तुम मुझे इतना सपोर्ट करते हो तो जाहिर है कि मैं सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहती हूँ ना। प्लीज यार, मुझसे ऐसे गुस्सा मत होना। इधर अपने कमरे में वो नल्ला स्क्रीन घूरते हुए एकदम सुन्न पड़ गया। उसे शक होने लगा था कि इस बंदी के अंदर पक्का कोई 2 अलग अलग आत्माएं घुसी हुई हैं। उसके मैसेज तो एकदम मक्खन जैसे मीठे थे, लेकिन सिस्टम वाला प्यार का मीटर तो किसी पत्थर की तरह एकदम नीचे गिर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने खौलते हुए गुस्से को बुरी तरह दबा लिया। अभी तक उसका सारा गेम एकदम मक्खन चल रहा था। वो इस डबल रोल वाली नौटंकी को झेल नहीं पा रहा था। अगर ये सिस्टम उसको असली नंबर नहीं दिखाता तो पक्का ये बंदी उसका बहुत तगड़ा पोपट बनाकर निकल जाती। उसने अपना दिमाग थोड़ा ठंडा किया और रिप्लाई ठोक दिया कि कोई बात नहीं, पर तू मेरा नंबर क्यों मांग रही थी? उधर उस बंदी ने अपना मुंह चिढ़ाया और किसी तरह अपने गुस्से को पीते हुए बोली कि अरे मेरी जान, मैंने देखा कि तुम्हारा इंटरनेट वाला लोकेशन इसी शहर का आ रहा है जहां मैं रहती हूँ। हम दोनों सेम जगह पर हैं और तुमने आज इतना पैसा उड़ाया है तो क्या मैं 2 दिन बाद तुम्हें डिनर करा दूं? ये पढ़कर वो सिकुड़ा और बोला कि मैं थोड़ा बिजी हूँ। घंटी बजी और प्यार का मीटर 1 पॉइंट नीचे गिर गया। उस छपरी का चेहरा एकदम काला पड़ गया। सिस्टम को पूरी तरह खोलने के लिए उसे इससे जुड़ना ही था बॉस। सिस्टम की शर्त थी कि 5 बार सेटिंग करनी पड़ेगी। वो अपनी बाकी 4 चांस पहले ही खत्म कर चुका था। अब बस यही बंदी उसकी आखिरी उम्मीद बची थी। मीटर को गिरते देख उसकी एकदम हवा टाइट हो गई। उसको मना करने पर भी वो नफरत करने लगी। क्या बात समझ गया? मैं उसने जल्दी से रिप्लाई ठोका, अगर तुम मुझे डिनर कराना चाहती हो तो मैं कल रात एकदम फ्री हूं। फोन बजा और प्यार का मीटर 1 पॉइंट नीचे गिर गया। साइमन का माथा ठनका। उसका मन किया कि अपना सिर दीवार में दे मारे। वो एक सीधा साधा इंसान था, उसे ये बकवास कैसे समझ में आएगी? लालची औरतों का ये शातिर दिमाग पढ़ पाना बहुत मुश्किल काम है। पुरानी स्ट्रीमर्स तो उसके पैसे के पीछे इतनी पागल और अंधी हो चुकी थी कि उसकी बात को भी डिओड्रेंट बताती, लेकिन बन्नी के मीठी बातें करके बेवकूफ बना रही थी और उसका प्यार लगातार गिर रहा था। तभी घंटी बजी और उसका मैसेज आया कि कल का प्लान एकदम पक्का समझो। रात 8 बजे शहर के बीचों बीच एक बहुत ही शानदार प्राइवेट रेस्तरां है। मैं लोकेशन भेज दूंगी। अब उसके इस भयंकर मूड स्विंग को देखकर उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि क्या रिएक्ट ही करे। उसने सोचा कि जितना कम बोलेगा उतनी ही कम गलती होगी, इसलिए उसने बस ठीक है लिख कर भेजा। इतने में फिर घंटी बजी और उस चुड़ैल का प्यार एक और अंक नीचे गिर गया। गुस्से में उसने इतने जोर से दांत पीसे कि मसूड़े फट जाते। नीच औरत, बस तो इंतजार कर। उसी रात एक महंगे क्लब के वीआईपी कमरे में महफिल जमी हुई थी।
मैं सोफे पर विंस विंस्टन के एकदम पास बैठा हुआ था और हमारे सामने काली स्टॉकिंग्स पहने कई हसीन लड़कियों की पूरी लाइन लगी हुई थी। ये बंदा अपने विंस्टन खानदान का दूसरा सबसे बड़ा और रईस नवाब बेटा माना जाता था। वो पुराने वाले मैक्स का बचपन से ही एकदम पक्का और जिगरी दोस्त था। जब से मैं अपने देश में वापस लौटा था तब से ही मैंने अपना तगड़ा वाला जुगाड़ लगाया था। ड्रैगन किंग पैलेस का इस्तेमाल करके मैंने उसे कई बार बहुत बड़ी मुसीबतों से बचाया था। छोटे नवाब स्टर्लिंग, आज जरा खुद को देखो, तुम क्या लग रहे? उसने मजे लेते हुए कहा कि फाइनली तुम अब एक नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारे पास भौकाल है, पैसा है और खतरनाक फाइटिंग स्किल्स भी। मैंने सुना कि तुमने लिली येट्स और काइल को पीटा, बेट्स को सड़क पर बुरी तरह से धो डाला था। तुम्हारे इस कातिलाना टैलेंट से तो तुम किसी भी लड़की को पटा सकते हो, फिर तुम एक नल्ले आशिक की तरह क्यों बर्ताव कर रहे थे? अगर हम दोनों पक्के दोस्त ना होते तो तुम्हारी औकात नहीं थी मेरे साथ एक कमरे में आने की। मैंने शराब का गिलास गटकते हुए उसे घूरा था। मैंने वार्निंग दी कि एक और फालतू शब्द बोला तो कसम से तुझे इसी दीवार के आर पार कर दूंगा। वो डर कर बोला, अरे बाप रे, मैं अपनी हार मानता हूं। उसने अपनी आंखों से मेरे भौकाल और खौफनाक ताकत का जलवा देखा था, इसलिए वो कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। तभी उसे अचानक कुछ याद आया, क्या सच में अब तुम्हारी वो छपरी वाली हरकतें खत्म हो चुकी हैं? क्या तुम पार्टी में जाने वाले हो? वैनेसा भी वहां आएगी? मुझे मत बताना कि तुम सिर्फ उसके लिए जा रहे हो। मैंने उसे घूरा। मैंने कहा, चिलमार, मेरा आशिक बनना खत्म हो गया है। वो पार्टी तो मेरे असली मास्टर प्लान का बस पहला कदम है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। तुम अब गेम बजाओगे क्या? उसे पता था कि मैंने हमेशा से ही अपने खानदान की दौलत पर ऐश करने से मना किया है, क्योंकि मुझे अपनी खुद की सल्तनत बनानी थी। इस पूरे शहर की इकोनॉमी पर अपना राज कायम करना मेरे बड़े वाले प्लान की शुरुआत थी। बॉस, मुझे भी अपने इस तगड़े प्लान में शामिल कर लो। वो लगभग मेरे ऊपर ही कूद पड़ा। मैं तो तुम्हारा बिछड़ा हुआ छोटा भाई हूं, मुझे भी साथ रखो। मैंने एकदम घिन करते हुए उसे पीछे धकेला। हट मेरे ऊपर से, जब तेरा नशा उतर जाएगा तब कल बिजनेस की बात करेंगे। शराब पीते समय कोई काम की बकवास नहीं होगी। मैंने अपने सामने खड़ी उन हसीन लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए अपनी भौहें उठाईं। वो एकदम ठरकी तरीके से हंसा। लगता है कि छोटे नवाब के दिमाग का ढक्कन अब जाकर पूरी तरह से एकदम खुल गया है। जो पसंद हो चुन लो आज रात। मेरी तरफ से फुल पार्टी। उसने हाथ हिलाया और लड़कियां हमारे ऊपर टूट पड़ी, शराब डालने लगी और बड़े प्यार से मसाज देने लगी। अपने हाथों के नीचे उन मखमली स्टॉकिंग्स को महसूस करके मैंने एकदम सुकून वाली सांस ली और कहा, असली जिंदगी तो यही है। तभी अचानक से भयंकर आवाज आई। वीआईपी कमरे के दरवाजे को किसी ने लात मारकर एकदम से खोल दिया। उसने तुरंत अपने बगल वाली लड़की को जोर से धक्का दिया और शराब की बोतल पकड़कर सीधा पैरों पर खड़ा हो गया था। अबे अंधे मरने का शौक चढ़ा है क्या? जो इस तरह से मेरे कमरे में घुस आया वो हमला करने ही वाला था, लेकिन सामने वाले चेहरे को देखकर उसकी हवा टाइट हो गई। उसने बहुत धीरे से मुड़कर मेरी तरफ देखा। वहां दरवाजे पर लिली येट्स एक कड़क बिजनेस सूट पहनकर खड़ी हुई थी। मैंने बिना अपनी पलकें झपकाए बहुत ही आराम से सिगरेट का धुआं बाहर निकाल दिया। अरे ये गाना क्यों रोक दिया? बजाते रहो, तुम लोग भी नाचते रहो और इस फालतू कचरे को बाहर फेंक दो। मुझे अपनी दोनों बाहों में लड़कियों के साथ देखकर उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। वो एकदम पागलों की तरह आगे बढ़ी, उन लड़कियों को धक्का दिया और मुझे गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम ऐसी फालतू हरकतें क्यों कर रहे हो? आज तुम मेरे बंदे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर इन चुड़ैलों में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करती? मैंने गुस्सा किया और मेरी आवाज एकदम बर्फीली और खतरनाक हो गई। मैंने पूछा, तेरा दिमाग सटक गया है क्या? अगर तुझे कोई आदमी चाहिए तो जाकर सीधे इस क्लब के मैनेजर से बात करना। चुड़ैल, मुझे पक्का यकीन है कि वो तेरे लिए कुछ लौंडे ले आएंगे, लेकिन जबान संभाल कर बात कर। क्या मैंने पिछली बार तुझे कम पीटा था? मेरी उन एकदम बेजान और बर्फीली आंखों को देखकर उसे एक बहुत जबरदस्त दर्द हुआ। उसे अचानक याद आया कि पुराना वाला मैक्स उसके प्यार में पूरी तरह से कितना अंधा और पागल था, लेकिन अब इन आंखों में बर्फ के सिवा कुछ नहीं था। वो डर से थोड़ा डगमगाई, लेकिन फिर खुद को सीधा खड़ा किया और बोली, क्या काइल की वजह से तुम ऐसे बने? क्या उसी नल्ले की वजह से तुम इतने ज्यादा बदल गए हो? मैंने अपनी भौहें उठाई, क्योंकि मुझे सच में पल्ले नहीं पड़ रहा था कि ये किस बेवकूफ़ी के बारे में बात कर रही। उसकी आवाज़ बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने सोफे पर आराम से पीछे टिकते हुए कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो, और एक लड़की को अपनी बाहों में खींचा। उस समझदार लड़की ने भी एकदम बढ़िया नाटक किया और अपना चेहरा मेरी छाती में छुपा लिया। लिली जोर से चिल्लाई कि इससे दूर हट और उस बंदी की कलाई पकड़ने के लिए आगे झपटी थी। तभी एक बहुत जोरदार तमाचे की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने एकदम आराम से अपने हाथ को साफ किया और मेरी आवाज़ में कोई भावना नहीं बची हुई थी। मुझसे एकदम दूर रह, तुझे मेरे लोगों को छूने का हक किसने दिया? मेरी बाहों में बैठी उस लड़की ने मासूम आंखें बनाते हुए मेरी तरफ बहुत प्यार से देखा था। वो बोली, छोटे नवाब स्टर्लिंग। उसने मेरे हाथ को कितनी जोर से खींचा। मैंने एकदम शांत आवाज में कहा कि अगर अगली बार वो ऐसा करे तो तुम खुद उसे एक तमाचा जड़ देना। बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे पापा जुए के नशे में डूबे हैं, माँ बीमार है और छोटे भाई की फीस भरनी है। तुम इतनी समझदार हो और कड़ी मेहनत करती हो। अगर मैं तुम्हें इन लोगों से नहीं बचाऊंगा तो और कौन बचाएगा? वैसे भी अब तुम मेरी बंदी हो। अगर वो फालतू औरत तुम्हें हाथ लगाएगी तो जाहिर सी बात है कि मैं उसे पीटूंगा ही, छोटे नवाब जी आप। उस लड़की ने एकदम लट्टू होकर मेरी तरफ देखा। हालांकि वो अंदर ही अंदर सदमे में चीख रही थी कि आखिर इस इंसान को मेरी पूरी दुख भरी कहानी कैसे पता चल गई। फिर से एक जोरदार आवाज आई और दरवाजे खुल गए। विंस का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। उसने इस कमरे को बुक किया था, लेकिन फालतू लोग बार बार ऐसे अंदर घुस रहे थे जैसे ये कोई पब्लिक टॉयलेट हो। उसका गुस्सा फूटने ही वाला था कि तभी उसने नए लोगों को देखा। इस ग्रुप के एकदम सबसे आगे विक्टर विंस्टन चल रहा था, जो विंस का बड़ा भाई था और जायदाद के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी था। उसके पीछे काइल बेट्स और मैसन स्टर्लिंग खड़े थे। भेंस की आंख, ये किस तरह का पनौती वाला घटिया एपिसोड चल रहा है बे? विंस को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था।
स्टर्लिंग खानदान का दूसरा बेटा, विंस्टन परिवार का सबसे बड़ा वारिस। ये लिली, येट्स और काइल बेट्स, ये चारों एक साथ यहाँ कैसे आ गए? इन पागलों को तो एक दूसरे के साथ एक ही शहर में भी नहीं होना चाहिए था। लिली के लाल और सूजे हुए गाल को देखकर काइल तुरंत ही पूरा माजरा अच्छे से समझ गया था। बिल्कुल, उसकी आंखों में जीत की चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक बहुत गहरी चिंता का दिखावा किया और पूछा, तुम ठीक तो हो? उसने लिली का चेहरा छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने झटक दिया। उसकी नजरें अभी भी मुझ पर टिकी थीं। विक्टर विंस्टन ने एक एकदम जहरीली और झूठी सी मुस्कान दी थी मुझे देखकर। अरे वाह छोटे नवाब स्टर्लिंग, आप यहाँ हैं? ऐसे बिना बुलाए अंदर आने के लिए माफी चाहूंगा। हम तो बस तुम्हारी बंदी का हालचाल लेने आए थे। मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर मारा और अपनी नजरें मेसन पर टिका दी थी। मैं एकदम खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और बोला, तो तुम भी यहाँ पर हो? मेसन का चेहरा एकदम खाली था। वो बोला, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मैंने गुस्सा किया और उसे इग्नोर करते हुए वापस लिली को देखा। मिस येट्स, अगर तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं है तो फौरन पतली गली से निकल लो और भागो यहाँ से। तुम मेरा पूरा मूड खराब कर रही हो। मैंने अपनी बाहें फैलाई और उन दोनों लड़कियों को एकदम प्यार से गले लगा लिया। लिली वहां बुद्ध बनकर खड़ी रही। उसका दर्द इतना ज्यादा भयंकर था कि वो अपने सूजे हुए गाल के शारीरिक दर्द को पूरी तरह भूल गई थी। ओहो, ये देखो जरा, मेरा सबसे प्यारा और दुलारा बड़ा भाई। विंस ने विक्टर को देखकर शातिर हंसी हंसते हुए बोला, क्या बे, तू सच में मेरी हर चाल पर नजर रख रहा है? क्या तुझे खौफ है कि मैं तेरी जायदाद हड़प लूंगा? उस पर वो अजीब तरीके से हंसा। उसने कहा, हम सगे भाई हैं, इसलिए जायदाद किसी को भी मिले ये विंस्टन खानदान हमारा रहेगा। ये सुनकर उसने चौंकने का जबरदस्त नाटक किया और मजे से पूछा, क्या सच में? ये तो बवाल है। तो फिर तुझे वारिस की ये कुर्सी सीधे मुझे सौंपने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सही कहा ना? मैंने ये सुनकर वो एकदम चुप हो गया और मेसन को घूरने लगा। वो उसे जानबूझकर यहाँ लाया था ताकि उसका मैक्स के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके, पर किसे पता था कि वो फट्टू डर कर पीछे हट जाएगा और उसे नवाब की तरह सोफे पर अकेले बैठे रहने देगा, एकदम राजा की तरह जिसके चारों तरफ लड़कियां थीं। ये देखकर काइल से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पूरी तरह भड़कते हुए चिल्लाया, तू अब सच में अपनी सारी हदें पार कर रहा है। उसने लिली के चेहरे के लाल निशान पर अपनी कांपती उंगली दिखाते हुए कहा, पिछले 2 दिनों से वो ना तो कुछ खा पाई है और ना ही सो पाई है, और तू साला यहाँ ऐसी जगह पर मजे मार रहा है। अगर तुझे मुझसे कोई दिक्कत है तो सीधा मेरे मुंह पर बोल, ज्यादा से ज्यादा मैं चला जाऊंगा, तू अपना मुंह बंद रख। वो जोर से चिल्लाई और सीधा चलकर मेरे पास आई। उसने क्लब की लड़कियों को धक्का देकर हटाया और तुरंत मेरी दाईं तरफ आकर चिपक कर बैठ गई। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और उसे मजबूती से अपनी स्टॉकिंग्स पहनी हुई जांघ पर रख दिया और बोली, अगर तुम्हें सच में कुछ छूना ही है तो मुझे छुओ। उसने मेरी आंखों में एकदम गहराई से देखा और भारी आवाज में कहा, मैं इन सबसे बिल्कुल भी कम नहीं हूं। कमरे में मौजूद क्लब की लड़कियां ये सुनते ही बुरी तरह चिढ़ीं। उन्हें लगा था कि वो यहाँ कोई बवाल करने आई है, पर असल में वो तो उनका क्लाइंट चुराने आई थी। मेरी बाईं तरफ वाली लड़की ने उसके जानलेवा घूरने को पूरी तरह इग्नोर किया और मेरे और ज्यादा करीब आके चिपक गई। फिर बोली, छोटे मालिक स्टर्लिंग, आप ही हमें बताइए, हम दोनों में से आपको ज्यादा अच्छे से कौन समझता है, हम या ये? उसने उसे एकदम खुखार और ठंडी नजरों से घूरा और बोली, तू 2 कौड़ी की घर तोड़ने वाली डायन। उस लड़की ने भी पलटकर तंज कसते हुए कहा, हाँ हम हैं, पर क्या पता मालिक को हम जैसी लड़कियां पसंद हो, और वैसे भी वो लुक्खा कौन है जिसे तू अपने साथ यहाँ लाई है? उसने तुरंत कहा, वो मेरा भाई है। उसने अपनी सफाई में कहा तो लड़की ने आंखें घुमाते हुए ताना मारा, भाई, जिस तरह से वो तुझे घूरता है वो किसी भाई वाली नजर बिल्कुल नहीं होती है। मैडम, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ तो एकदम कचरे के डिब्बे जैसी है। ये सुनते ही उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाई, बकवास मत कर। हाँ, बकवास मत कर चुड़ैल। वो खुद को बचाने के लिए बीच में कूदा, हालांकि उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं तो बस उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, बहुत हुआ। मेरा दिमाग एकदम दही हो चुका था। मैंने कहा, फालतू लोग यहाँ से दफा हो जाएं। मैंने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और उसे देखकर एक कड़क ऑर्डर दिया, म्यूजिक बजने दो। वो किसी जंगली लकड़बग्घे की तरह हंसा और बोला, तुमने बॉस की बात सुनी ना? अगर तुम खुद बाहर नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी से कहकर तुम्हें सीधा सड़क पर फिकवा ही दूंगा। प्लीज मुझे एक बार बात समझाने दो। मुझे उसे पूरी तरह इग्नोर करते देख उसकी हवा टाइट हो गई। इतने सालों में मैंने कभी भी उसके साथ इतना खूंखार और बेरुखा बर्ताव नहीं किया था यार। चलो यहाँ से। अब उससे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से उसे दूर झटक दिया। मुझे घूरते हुए उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। मेरे साथ चलो, इस जगह को छोड़ दो। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें सब दूंगी। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो मैं उसे हमेशा के लिए दूर भेज दूंगी। तुम्हें उसकी शक्ल नहीं दिखेगी। मैं उससे फिर कभी बात नहीं करूंगी। यह सुनकर उसके तोते उड़ गए, क्योंकि उसने अब तक जो भी रायता फैलाया था वो सिर्फ इस औरत के लिए था। अगर वो सच में उसे बाहर निकाल फेंकती तो उसका सारा मास्टर प्लान तो एकदम बटाधार हो जाता। उसने पूरी तरह से डेस्परेट होकर मेरे सामने सच उगल दिया कि असल में मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें डर था कि मेरे बाद मेरा क्या होगा, इसलिए उन्होंने उससे हाथ जोड़कर मिन्नतें की कि वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह साथ रख ले। मैं कसम खाता हूँ, जिस पल मेरी माँ मरेगी मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा। ये बात सुनते ही उन दोनों ने एक साथ जोर से गहरी और नफरत भरी सांस छोड़ी और बोले, क्या ही बेशर्म और घटिया इंसान है ये। वो कुछ कहना चाहती थी ताकि किसी भी तरह से बस उसे बचा सके, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं मैं और ज्यादा न भड़क जाऊं। उसने काइल को देखकर गहरी सांस ली और पूछा, तूने कहा कि तेरी माँ को लाइलाज बीमारी है? हाँ, एकदम सच है। ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसने पागलों की तरह सिर हिलाया, मानो यही बहाना उसकी आखिरी उम्मीद हो। फिर वो मेरी तरफ पलटी और गिड़गिड़ाने लग गई। ये सच है, उसकी माँ मेरी पड़ोसी थी।
उन्होंने बचपन में मेरा बहुत ध्यान रखा था। अब जब वो मौत के करीब हैं तो मैंने उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए इसे अपने साथ रख लिया। मैं वादा करती हूँ कि जब वो गुजर जाएंगे अपना मुंह बंद रख। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। मैंने उसे टोकते हुए एकदम ठंडी नजरों से उसे घूर कर कहा। मेरी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी। तेरी माँ मरने वाली है और तू उसके मरने का इंतजार कर रहा है ताकि तू आजाद हो सके। क्या ये सच है? सुनने में थोड़ा पकाऊ लग रहा है ना? मैंने आलस से अपने कंधे के ऊपर से हाथ हिलाते हुए कहा। विंस, जरा इधर तो आ, मेरी बात सुन। वो तुरंत मेरे पास आ गया और एक वफादार गुंडे की तरह मुस्कुराते हुए बोला, जो भी हुक्म हो बॉस। मैं धीरे से हंसा और पूछा, क्या तूने इसकी बात ध्यान से सुनी या नहीं? इसने कहा कि इसे जाने के लिए अपनी माँ के मरने का इंतजार करना होगा, तो क्यों ना तू इसकी थोड़ी सी मदद कर दे, अपने कुछ बंदों को भेजकर उस अस्पताल से उस बुढ़िया को खिड़की के बाहर फिकवा दे। थोड़ा ग्रेविटी का भी टेस्ट हो जाएगा। और हाँ, अपने फोन में वीडियो जरूर बनाना ताकि इस लायक बेटे को भी वो सब दिखे, सब लाइव देखने का मौका मिल सके। बस बहुत है बॉस। उसने तुरंत सिर हिलाया और ऑर्डर देने के लिए फोन निकाला। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज रुक जाओ। वो बुरी तरह डरकर चिल्लाया और लिली की तरफ झपटा। मेरी मदद करो प्लीज, तुम उन्हें, मेरी माँ को खिड़की से बाहर ऐसे फेंकने नहीं दे सकती। कुछ तो जल्दी से करो। डर के मारे उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैक्स इतना खूंखार और बेरहम हो सकता है, और ऊपर से विंस्टन भी। खानदान के दूसरे छोटे मालिक के लिए इस तरह का जानलेवा ऑर्डर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो चुटकी बजाते ही किसी की जान ले सकता था यार। उनका परिवार राजधानी में उजाले और अंधेरे दोनों दुनियाओं पर राज करता था। उनके अंडरग्राउंड गुंडे इतने खुखार थे कि सिर्फ उनका नाम सुनकर ही अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती थी, और वो इन सारी ताकतों को अकेले कंट्रोल करता था। यहाँ तक कि उसका अपना सगा भाई विक्टर भी उसके किसी फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था कभी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपनी माँ को ऐसे मरने नहीं दे सकता। वो अब सच में फूट फूट कर रो रहा था और जमीन पर गिरा। उसके इस तरह जानवरों की तरह रोने की आवाज सुनकर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखकर बोली, बस एक और शब्द। मैंने उसे बीच में ही पूरी तरह टोक दिया। भाई, मेरी आंखों में खून उतारने वाला बर्फीला गुस्सा साफ दिख रहा था, और मैं तुझे पूरी गारंटी देता हूं कि वो लोग सिर्फ इसकी माँ को ही खिड़की से बाहर नहीं फेंकेंगे, बल्कि उसके तुरंत बाद वो तुझे भी बाहर फेंक देंगे। ठीक उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जमा देने वाली बर्फ की किसी बहुत गहरी खाई में धक्का दे दिया हो। मेरी आंखों में उसने साफ और खौफनाक मौत देखी। वो मजाक नहीं कर रहा था, सच में जान लेगा।